अध्याय 1361 छिपा हुआ कथानक 4। एक बार जब चिमेरा गिर गया तो वेदी पर जाने से पहले डेमियन ने स्वाभाविक रूप से उसे निगल लिया। इसकी यादों के माध्यम से उन्होंने उस रहस्यमय आदमी और इस वेदी के खंडहरों के बारे में कुछ और सीखा, लेकिन चूंकि चिमेरा अपने पूरे जीवन में खंडहरों के बाहर रहा, इसलिए उसके पास जो जानकारी थी वह ज्यादा नहीं थी। कैसा एक चित्त जानवर है। कल्पना के पास वेदी का रक्षक बने रहने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। जन्म के समय ही उसे यह कर्तव्य सौंपा गया था और उसने बिना कोई सवाल किए बिना सोचे समझे उसका पालन किया। यह थोड़ा दयनीय अस्तित्व था, लेकिन वह यही था। मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। चिमेरा के अवशोषित अस्तित्व में एकमात्र वास्तविक उपयोगी चीज खंडहर में ठीक से प्रवेश करने की विधि थी। यह खंडहर संभवतः एक प्राचीन समाज का अवशेष है। इसका मतलब अतीत से किसी भगवान से संबंधित किसी प्रकार की धार्मिक पृष्ठभूमि है, और जो व्यक्ति इसे साफ करता है उसे उसकी विरासत में मिलती है। निस्संदेह खंडहर का उपयोग अब किसी और घृणित चीज के लिए किया जा रहा था, और वह विरासत शायद लंबे समय तक सड़ चुकी थी, यहां तक कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने भी, जिसने इस खंडहर को अपना घर बनाया था, इसके अस्तित्व को नहीं पहचान पाया। वैसे भी अगर मैं बस वह वेदी के पास पहुंचा और कुछ भारित दबाव प्लेटों पर कदम रखा। जमीन हिल गई और खंडहर अपने दूसरे रूप में बदल गया। यहां डेमियन ने बिजली में लिपटी तलवार के आकार में एक विशिष्ट पैटर्न का पता लगाने के लिए अपने मन का उपयोग किया। पैटर्न जमीन में गहराई तक धंस गया और पूरी वेदी को रोशन करने के लिए पर्याप्त चमकीला हो गया। स्थानिक उतार चढ़ाव से हवा भर गई और जमीन एक सीढ़ी को प्रकट करने के लिए खुल गई। दिलचस्प। तंत्र ने व्यक्ति को एक नई जगह पर पहुंचाया, लेकिन यह एक क्रमिक परिवहन था जो सीढ़ियां चढ़ते समय हुआ। सीढ़ी भी एक परीक्षा है। चलते समय डेमियन ने चारों ओर देखा, सभी देखने वाली आंखें उसे वास्तविकता दिखा रही थीं। उनके शरीर और आत्मा को विभिन्न तंत्रों द्वारा स्कैन किया जा रहा था। वे उसकी क्षमता, उसके संरेखण और कई अन्य चीजों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेमियन के अद्वितीय अस्तित्व के कारण यह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। शायद मुझे विरासत के योग्य नहीं समझा जाएगा, लेकिन जब तक मैं उगलूंगा नहीं, यह ठीक है। घुमावदार सीढ़ियां लंबी थीं। डेमियन जितना आगे चला, यह उतना ही अधिक बढ़ता गया, मानो उसने उसे खंडहर में जाने से मना कर दिया हो। लेकिन वह इसके लिए पहले से ही तैयार थे। आप स्थानिक अभ्यासकर्ता को स्थानिक चालों से डराने की उम्मीद करते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खंडहरों की इच्छा का पालन करने का एकमात्र कारण यह था कि वह बिना किसी अलार्म के स्थानिक विस्थापन से गुजरना चाहता था। चूंकि वह पहले से ही तकनीकी रूप से खंडहर में था, इसलिए कानूनी रूप से काम करते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डेमियन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उन्हें अलग कर दिया, जैसे वह लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अंतरिक्ष उसकी हरकतों से टूट गया, और जैसे ही उसने अपने द्वारा बनाई गई दरार में कदम रखा, उसने खुद को एक नई जगह में पाया। यह कुछ पुर्गेटरी जैसा होना चाहिए, रिक्त स्थानों के बीच में एक स्थान, एक मध्यस्थ। यहां से डेमियन कई रास्तों में से एक ले सकता था जो उसे उस विमान के माध्यम से ले जा सकता था जिसमें वह वर्तमान में था, और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसे तुरंत वह मिल गया जो वह चाहता था। पहले मुझे थोड़ा निरीक्षण करना चाहिए, उसने सोचा। उसने उस स्थान को खोला, उसका विस्तार किया और उसकी रोशनी को अपनी आंखों से गुजरने दिया। ऐसे ही एक दृश्य सामने आया। एक कथानक का वह दृश्य जो दसियों से सहस्राब्दियों तक छिपा रहा। यह किसी चर्च के अंदर जैसा दिखता था। वहां कोई प्यूज नहीं था, नहीं कोई धार्मिक चित्रण था। ये सारी चीजें बहुत पहले ही हटा दी गई थीं। उस स्थान की पिछली दीवार पर बनी रंगीन कांच की खिड़कियों के सामने एक आदमी हवा में जंजीर से बंधा हुआ था। उसके हाथ उसके सिर के ऊपर तिरछे फैले हुए थे और छत से आने वाली जंजीरों से बंधे हुए थे, जबकि उसके पैर भी उसी स्थिति में फर्श से बंधे हुए थे। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, अजीब तरह से इधर-उधर झुका हुआ था, मानो उसे थामे रखने वाली हड्डियां मुड़कर टूट गई हों। दरअसल उनके शरीर की कई हड्डियां एक ही अवस्था में थीं। उसकी त्वचा अप्राकृतिक जन्म की मोटी, स्पंदित काली नसों से ढकी हुई थी, और कुल मिलाकर वह जीवित माने जाने की किसी भी स्थिति में नहीं था। फिर भी वह बिल्कुल था। उस स्थान पर जहां एक समय विश्वासी खड़े होकर अपने भगवान की पूजा करते थे, अब उस स्थान को अपवित्र करने वाले द्वारा उपयोग की जाने वाली असंख्य मशीनरी थी।
रीडिंग में जंजीर में बंधे आदमी की स्थिति के साथ साथ कई अज्ञात प्रतिशत और संख्याएं दिखाई गईं जिन्हें एक आदमी के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। लेकिन वह आदमी फिलहाल कमरे में मौजूद नहीं था। इसके बजाय वह थोड़ा और दूर, हॉल से कुछ कमरे नीचे अपनी रचना के एक नम भंडारण स्थान में था। वह लाशों के पहाड़ के बीच अकेले खड़ा था। एक भी प्राकृतिक नहीं था। वे मनुष्यों को आधार मानकर विभिन्न नस्लों के चिमेरा जैसे संलयन थे। उनमें से कुछ के पास दिव्य पंख थे, जबकि अन्य में ड्रैगन और जानवरों की विशेषताएं थीं। कुछ होमुनकुली जैसे लग रहे थे, जबकि अन्य अधिक गोलेम जैसे थे। लेकिन उन सभी में एक ही बात समान थी। उनकी छाती के बीच में एक विशेष प्रकार के काले पदार्थ से भरी हुई गुहाएं थीं। उनके मूल, मनुष्य के अनुसंधान का शिखर, लेकिन साथ ही वही चीज जो उसे रोकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लगभग। उसने खुद से बात की। उसके हाथ में अज्ञात घोल से भरी एक सिरिंज थी। इसके साथ मैं इसे पूरा कर सकता हूं। उसकी आंखों की रोशनी पागल हो गई थी। उसका विवेक बहुत पहले ही उसका साथ छोड़ चुका था क्योंकि वह स्वयं अधोगति में डूब गया था। वह भी कभी इंसान था, लेकिन अब उसकी स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं, ऐसी स्थिति में जहां बहुत अधिक शिकार करने पर वह बेनकाब हो जाता, उसे खुद पर भी उतना ही प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा जितना उसने दूसरों पर किया। वह देखने में एक विकृत और विभत्स दृश्य था, शायद उन लाशों से भी बदतर जो वह अपने पीछे छोड़ गया था। लेकिन इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उसका अनुसरण करने वाले सभी लोग मारे गए। निचले ब्रह्मांड में उनके अधिकांश शोध को जला दिया गया था और उन्होंने उन्हें कवर करने के लिए जो बलि का बकरा तैयार किया था, उन्हें निर्दयता से मार दिया गया था। नॉक्स रेस को जीतने के लिए उसने जो योजनाएं बनाई थीं, वे टूट गईं और बिना किसी विकल्प के वह निचले ब्रह्मांड से भाग गया और स्वर्गीय दुनिया में आ गया। वह कभी नहीं जानता था कि यह उसका उद्धार होगा। यह दुनिया इतनी विशाल कि उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं था, उसे बिना किसी प्रतिबंध के जो कुछ भी वह करना चाहता था उसे करने की स्वतंत्रता और अवसर दिया। और जो प्राणी उसे यहां मिले, उनकी तुलना में नॉक्स महज खिलौने थे। वे उसके जुनून का स्रोत बन गए। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड N03LB1N के माध्यम से हुआ। वह उनसे जुड़ना नहीं चाहता था। नहीं, अपने आगमन के बाद से उसने शायद ही कभी उनसे संपर्क किया हो। लेकिन जब वह कृत्रिम नॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास जो लक्ष्य थे, वे उनके पास स्थानांतरित हो गए और उसकी इच्छा की तीव्रता उनके शक्ति स्तर तक बढ़ गई। उन्होंने इस पर हजारों साल बिताए। उन प्राणियों का अपना संस्करण बनाने में हजारों साल लगे, ताकि वह एक दिन अपने लाभ के लिए उनकी पूरी जाति पर विजय प्राप्त कर सके। वह केवल परीक्षण और त्रुटि जानता था, काम करने में बिताए गए समय में उसने बमुश्किल ही कोई प्रगति अनुभव की थी। लेकिन किसी तरह, किसी चमत्कार से 100 साल पहले उनका जीवन बदल गया। उसकी रुकी हुई प्रगति कल्पना की तरह लग रही थी क्योंकि वह कितनी तेजी से सुधार कर रहा था और आखिरकार वह क्षण आ गया। उसे उत्तम पात्र मिल गया। और उसे सही समीकरण मिल गया। इस बार उसे कोई नहीं रोक सका। चाहे कुछ भी हो, वह सफल होने वाला था। अध्याय 1362 छिपा हुआ कथानक 5। उस आदमी का नाम रिक्टर स्नो था। उनका इतिहास कुछ खास नहीं था। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति के रूप में शुरुआत की जो मजबूत बनना चाहता था, और साथ ही उन्होंने, जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, के प्रति एक प्रकार का जुनून विकसित किया। हालांकि उस अवधारणा के बारे में उनका दृष्टिकोण समान ज्ञान चाहने वाले अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में भिन्न था। छत्र के नीचे योग्य ईथर शक्तियों के बजाय उन्होंने अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी खोज उसे पहले नॉक्स तक ले गई, और जब वह निचले ब्रह्मांड में रहने में सक्षम नहीं था, तो यह उसे उन प्राणियों की ओर ले गया जिनके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए उसने कभी उन प्राणियों से संपर्क नहीं बनाया। वह जानता था कि उनके सामने उसके पास एक भी मौका नहीं है। वह उनका दुरुपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें नॉक्स रेस जैसी सीमाएं नहीं थीं। काले बाजार के लेनदेन के माध्यम से उन्हें उनसे संबंधित सामग्री, आनुवंशिक कोड और जैविक नमूने प्राप्त हुए। और उन सामग्रियों के साथ वह अनगिनत वर्षों तक प्रयोग करने में सक्षम थे। वह क्यों नहीं पकड़ा गया? स्वर्गीय दुनिया में उसके जैसे कितने लोग थे? यह स्थान हर मनोचिकित्सक का पीछा करने के लिए बहुत बड़ा था, और चूंकि उसने अपने शोध को बड़े पैमाने पर छुपाया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वह इसे पूरा करने के कितना करीब था।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक उनकी गतिशीलता थी। वह लगातार घूमता रहा। वह विभिन्न प्रकार के लोगों और प्राणियों पर प्रयोग करते हुए, एक आधार से दूसरे आधार की ओर बढ़ते हुए, सभी उत्तरी क्षेत्रों में घूम चुका था। वैनिशिंग ड्यून्स में बेस उनका मुख्य आधार था, इसलिए उन्होंने किसी अन्य की तुलना में यहां बहुत अधिक समय बिताया, लेकिन जब तक इस खंडहर में स्थानिक तंत्र उनके नियंत्रण में थे, तब तक वे हर जगह से वापस लौट सकते थे। उनमें आत्मविश्वास था। और इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपना अगला प्रयोग शुरू किया। एशर नोर्न। सोचने के लिए कि ऐसा नमूना उनके जैसे तुच्छ कबीले में छिपा होगा। एशर नोर्न के पास समझने की कोई महान प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह एक अनोखी काया के साथ पैदा हुआ था जो किसी भी परिस्थिति में ढल सकता था, जिसने उसे अपनी कमी की प्रतिभा को पूरा करने और प्रतिद्वंद्वी प्रतिभाओं की गति से बढ़ने की अनुमति दी। इसमें कई सप्ताह लग गए, लेकिन अंततः मुझे यकीन है उसका शरीर पूरी तरह से विदेशी आनुवंशिक कोड के अनुकूल हो जाएगा और कुछ असाधारण बन जाएगा। रिक्टर ने एशर के डीएनए के टुकड़ों का उपयोग करके छोटे नमूनों और पृथक प्रयोगों के साथ इसका परीक्षण किया, जिसे उसने निकाला था, और चूंकि अब उसके पास जमानत थी, इसलिए वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। वह चेहरे पर मुस्कान लेकर जंजीर से बंधे आदमी के पास पहुंचा। यह वह क्षण है जब आप कुछ भव्य बन जाते हैं। आशिर उसे सुन नहीं सका। ऐसा संभव होने के लिए उसके शरीर में बहुत अधिक शामक दवाएं थीं। और रिक्टर उस स्थान तक नहीं उड़ने वाला था जहां उसे जंजीरों से बांधा गया था। उसने अपने हाथ में मौजूद सिरिंज को पास के एक हाथ जैसे उपकरण में डाल दिया। यह उन 3 में से एक था जो उठा और अशर को इस प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में इंजेक्शन लगाया। इसके बाद मुझे उसका दिल निकालकर उसकी जगह उसका काला हिस्सा लगाना होगा, इससे पहले कि उसका शरीर सूख जाए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक सटीक प्रक्रिया थी जो अब तक हर बार विफल हो गई थी, लेकिन अब यह अलग था। इस अध्याय का पहला विमोचन VLB-1N पर हुआ। पिछली असफलताओं ने उन्हें सफलता की राह दिखाई। रिक्टर जमीन पर मशीनों से घिरा हुआ था। वह स्वयं एक ऐसी मशीन के भीतर था जो अपने अंगों की तरह बाकियों को भी नियंत्रित कर सकती थी। इसके साथ वह उन प्रक्रियाओं पर भरोसा किए बिना विषय पर ठीक से काम कर सकता है जिनकी वह व्यक्तिगत रूप से निगरानी नहीं कर सकता। जैसे ही प्रक्रिया को उचित शुरुआत में लाया गया, दसियों रोबोटिक हथियारों ने आशिर को घेर लिया। और क्षेत्र में एकमात्र पर्यवेक्षक के रूप में डेमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मुझे शायद अब कार्रवाई करनी चाहिए। वह देखना चाहता था कि रिक्टर क्या कर रहा है, इसलिए उसने इंतजार किया। दुर्भाग्य से वह पागल वैज्ञानिक अपने तरीके से बिल्कुल दृढ़ था और उसने अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताया। साथ ही उसने अपने सभी शोधों को डिजिटल कर दिया था ताकि डेमियन आसानी से उस तक नहीं पहुंच सके जब तक कि उसके हाथ उन मशीनों में से एक न लग जाए। मुझे लगता है कि निचले ब्रह्मांड में जो कुछ हुआ उससे उसने सीखा। यह थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन यह देखते हुए कि आशिर कैसे अलग होने वाला था, उसके पास वास्तव में अब कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से डेमियन एक अद्वितीय व्यक्ति था। यदि वह जानकारी निकालना चाहता था तो उसे अपने लक्ष्यों को जीवित रखने या उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। विशेष रूप से अब, अपने आरोहण के बाद, डेवोर ने उन्हें अपने विरोधियों से सब कुछ लेने की अनुमति दी, जिसमें उनके अस्तित्व का मूल भी शामिल था। मूलतः अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि उसे शत्रु को जीवित रखने की आवश्यकता पड़े। उसने स्थानिक दरवाजा खोला और आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच गया। उनकी उपस्थिति पर पहले तो किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि रिक्टर बाहर क्या हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सर्जिकल प्रक्रिया पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन डेमियन चुपचाप प्रवेश करने की योजना नहीं बना रहा था। यो, उफो! बीम! उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया। केवल भौतिक बल के कारण ही पृथ्वी हिल गई, जिससे मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा खराब हो गया और कुछ पूरी तरह से टूट भी गए। कौन? रिक्टर ने अपने पास मौजूद हेडसेट को उतार दिया और चारों ओर देखा, उसकी नजर तुरंत डेमियन पर पड़ी। आप कौन हैं? डेमियन ने अपनी भौंह उठाई। वह पागलपन भरी बकवास करता है, लेकिन ऐसे क्षणों में वह काफी तर्कसंगत लगता है। वह जोर से हमला नहीं कर रहा था या तुरंत हमला नहीं कर रहा था। उसने एक घुसपैठिए को देखा जिसका अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता था और उसने शुरू से ही सतर्क रुख अपनाया, जिसकी डेमियन सराहना कर सकता था। मेरी पहचान वास्तव में कोई मायने नहीं रखती है ना? लब बोलो अब यह है कि मैं आपको रोकने के लिए यहाँ हूँ,
तो क्या हमें लड़ना शुरू नहीं करना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन मुस्कुराया। वह सारी बातचीत और रोकटोक का मनोरंजन नहीं करने वाला था। उन्हें रिक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल उस आदमी की यादों की जरूरत थी। बोएम। डेमियन ने अपना मन स्पंदित होने दिया। यह कमरे में तेजी से घुसा, रिक्टर को पीछे धकेल दिया और आसपास बची सभी मशीनरी को नष्ट कर दिया। तू रिक्टर हकलाया, उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। यह इतनी तेजी से और इतना अचानक हुआ कि उसके लिए इसे संसाधित करना भी मुश्किल हो गया, लेकिन इससे पहले कि उसे पता चलता, इस जगह की अधिकांश सुविधाएं कूड़े के घेर में तब्दील हो चुकी थीं। मेरा शोध यह नहीं गया था। क्योंकि उन्होंने इसे डिजिटलीकृत कर दिया था, इसलिए उन्हें इसे खोने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि, इस तरह की सुविधा बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की लागत इतनी अधिक थी कि वह आसानी से कुछ ही वर्षों में अपनी प्रगति वापस पा सकता था। तुम राक्षस, तुम राक्षस। ऐसा लग रहा था कि रिक्टर के भीतर का पागलपन पिछली घटनाओं की श्रृंखला से सामने आ रहा था। डेमियन ने धैर्यपूर्वक इसे घटित होते देखा। वह बिना किसी परवाह के रिक्टर को मारने जा रहा था, लेकिन वह देखना चाहता था कि मरने से पहले वह आदमी क्या कर सकता है। वह कम से कम इतने मौके का हकदार था, है ना? जब रिक्टर लगातार टूट रहा था तो डेमियन ने पृष्ठभूमि में निलंबित व्यक्ति पर नजर डाली। वह ठीक दिख रहा है, लेकिन पहले उसे जो इंजेक्शन लगाया गया था वह उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अभी के लिए, आइए। डेमियन ने अपनी उंगलियां अनजाने में हिलाईं और आशिर को वर्तमान वास्तविकता से अलग कर दिया। यह अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य सुरक्षित था और रिक्टर लड़ने के लिए तैयार होने के बारे में सही लग रहा था। तो बिना किसी देरी के, मैं तुम्हें मार दूंगा। उस क्रोधित चीख ने शुरुआत को चिह्नित किया। गड़गड़ाहट। खंडेर कांप उठा। बीम। अंतरिक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे टूट गए और परे से अनगिनत छायाएं दिखाई देने लगीं। डेमियन मुस्कुराया। तो फिर अच्छा है। चलो लड़ते हैं। अध्याय 1363 छिपा हुआ कथानक 6। रिक्टर कभी भी लड़ाकू नहीं था। वह एक शोधकर्ता थे। उन्होंने अपना समय व्यक्तिगत ताकत में नहीं लगाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थे। जब अंतरिक्ष के दरवाजे खुले, तो चिमेरों की भीड़, चाहे वे मानव सदृश हों या नहीं, कमरे में आ गईं। उनमें से कम सैकड़ों लोग थे। उनमें से अधिकांश कमजोर निचले अस्तित्व के थे, लेकिन उनमें से कई दसियों डेमिगॉड स्तर के चिमेरस भी थे। आप काम में लग गए हैं? डेमियन ने उन पर नजर डालते हुए प्रशंसा की। वह काम जो तुमने एक झटके में बर्बाद कर दिया। रिक्टर जाहिर तौर पर गुस्से में था, लेकिन उसने दोबारा अपनी आवाज नहीं उठाई। जब आ ही गए हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। उसके पास अपनी कल्पना शक्ति थी, जिससे उसे जीतने का विश्वास मिला। बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने उन्हें हमला करने का आदेश दिया, और एक पल के भीतर, डेमियन इतने सारे जीवन रूपों से घिरा हुआ था कि उसका शरीर उनकी छाया के नीचे गायब हो गया। बीम, 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 बीम। डेमियन ने शांति से चारों ओर देखा। उस पर हर तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के बच रहा था। टकराना। भालू के शरीर वाले एक विशाल संकर चिमेरा ने उस पर अपना पंजा मारा और उसके बाजू में मारा, जिससे वह दूर जा गिरा। उसने खुद को स्थिर किया और पीछे से उस पर झपटने वाले मेंटिस चिमेरा से बचने के लिए जल्दी से अपने शरीर को मोड़ लिया। अच्छा, ऐसा है। उनकी शारीरिक शक्ति बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या उनमें समानताएं नहीं हैं? उसने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वह उनका परीक्षण कर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड तक उन्हें और अधिक उत्तेजित करने के बाद, उसे लगा कि वे पहले से ही उनके पास मौजूद सभी चीजों का उपयोग कर रहे थे। मेरा मतलब है, हाँ। यदि यह कोई सामान्य देवता होता, तो उनकी संख्या ही उन पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त होती और शायद उन्हें मार भी देती, लेकिन क्या वह वास्तव में अपना सारा शोध सिर्फ इसी के लिए कर रहा है? डेमियन वास्तव में इस तरह के चिमेरों में मूल्य नहीं देख सका, विशेष रूप से उन जोखिमों और अमानवीय कृत्यों पर विचार करते हुए जो उन्हें बनाने के लिए आवश्यक थे। जो कुछ भी। वैसे भी यह मेरा काम नहीं है। वह यहां अशर नोर्न को बचाने के लिए आया था। उसे याद रखना था कि इस आदमी का व्यवसाय उसका अपना नहीं था। निचले ब्रह्मांड से उनका मामूली सा साझा भाग्य बस इतना ही था।
उसके पास वास्तव में उस आदमी से जुड़ने का कोई कारण नहीं था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें नष्ट ही कर दूंगा। उसे बाहर चिमेरा से लड़ने में मजा आया, लेकिन यह लड़ाई वैसी नहीं थी। वह पहले से ही ऊब चुका था, भले ही यह अभी तक शुरू नहीं हुआ था। साथ ही उसे वास्तव में यह सब मनोरंजन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बीम 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 बीम। उसने एक एक करके डेमिगॉड चिमेरस पर विनाश की किरणें छोड़ी। प्रत्येक किरण अपने आप में शक्तिशाली थी, लेकिन जब वे एक दूसरे से टकराती थीं, तो वे संयुक्त हो जाती थीं और उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होती थी। जब तक विनाश किरणों का मकड़ी का जाला अंततः अपने वास्तविक एकवचन रूप में एकत्रित हो गया, तब तक यह एक किरण इतनी मजबूत थी कि एक ही प्रहार से डेमिगॉड चिमेरस को नष्ट कर सकती थी। वाह! वह किरण सांप के समान थी। यह जिगजैग किया गया और हवा के माध्यम से घुमाया गया, अगले पर जाने से पहले प्रत्येक डेमिगॉड चिमेरा पर कई बार हमला किया और उन्हें एक ही उपचार दिया। उनकी संख्या तो बहुत थी, लेकिन ताकत इतनी नहीं थी। आखिरकार काइमेरा पहले से ही निष्प्राण प्राणी थे। समानता के बिना वे कमजोर थे, और अपनी अंतर्निहित कमियों के कारण वे कमजोर थे। वे वापस लड़ने का मौका दिए बिना एक एक करके गिरते गए। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। डेमियन सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, इसलिए लड़ते समय उसके दिल में सहजता और ऊब हो सकती थी। हालांकि रिक्टर के लिए जो बाहर से देख रहा था, यह पागलपन था। काइमेरों की दहाड़ और चीख ने हवा में इतनी ध्वनि भर दी कि हवा खुद ब खुद कांपने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन हिल गई और कांपने लगी। उनके कदम इतने मजबूत थे कि केवल शारीरिक शक्ति से खंडहर को ढहा सकते थे। वे कसकर भरे हुए थे, लेकिन वे व्यवस्थित रंग से आगे बढ़ रहे थे। सैकड़ों चिमेरों ने अपने दुश्मन को घेरने और खत्म करने के लिए एक साथ सही संरचना में काम किया। डेमियन ने उनका जो वर्णन किया, उसके विपरीत चिमेरस वास्तव में भयानक थे। लेकिन इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि वह लाल काली किरण थी जो उन्हें काट रही थी, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। यह एक हमिंग बर्ड की तरह एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य तक भिनभिनाने जैसा था। इसने कोई दया नहीं दिखाई, इसे किसी भी चीज से रोका नहीं जा सका, और जितना अधिक समय तक यह अस्तित्व में रहा, चिमेरा गिरोह उतना ही टूट गया और उल्लेख के लायक नहीं रहा। मुझे दौड़ना चाहिए। रिक्टर ने डेमियन से मिले किसी भी अन्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हार स्वीकार कर ली। आखिरकार वह कोई योद्धा नहीं था। जैसे ही उसने चिमेरों को इतनी आसानी से गिरते हुए देखा, उसने अपना सारा गर्व या क्रोध छोड़ दिया और भागने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वह अपने साथ जो कुछ भी ले जा सकता था, ले गया और कमरे से बाहर भाग गया, यहां तक कि एशर नोन को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसे वह दुनिया में अपने शोध के लिए सबसे अच्छा जहाज मानता था। वह खंडहर के उन गलियारों से होकर भागा जिन्हें उसने इतने साल यहां बिताने के बाद याद किया था, और कुछ ही मिनटों में वह एक एकांत कमरे में पहुंच गया जो असंख्य सुरक्षा के पीछे बंद था। उन सभी को हटाने के लिए केवल एक चाबी की आवश्यकता थी, और जैसे ही वह अंदर गया, रिक्टर पास के एक तंत्र की ओर भागा। जैसे ही वह एक के बाद एक कमांड डालता गया, उसकी उंगलियां उड़ गईं और आखिरकार डिवाइस तैयार हो गया। वूम! एक टेलीपोर्टेशन गेट खुला। रिक्टर ने यह देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि उसके पीछे क्या हो रहा है। वह पूरी गति से दौड़ा और उसमें से निकलने के लिए व्यावहारिक रूप से छलांग लगाई। लेकिन वह क्या उम्मीद कर रहा था? यह न जानने का परिणाम था कि उसका मुकाबला किसके विरुद्ध था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खुद को किसी अन्य स्थान पर खोजने के बजाय उसने खुद को फर्श पर औंधे मुंह गिरते हुए पाया जहां गेट एक बार खड़ा था। नोवेल बिंज इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। आप भागने की कोशिश कर रहे हैं? पीछे से आवाज आई। उसने कांपते हुए अपना सिर घुमा लिया। वहां डेमियन खड़ा था, जो चमकीले लाल खून से लथपथ था, चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव के साथ आंखें बंद करके मुस्कुरा रहा था। दुर्भाग्य से आपके लिए, अंतरिक्ष मेरी विशेषता है। परिस्थितियों के कारण डेमियन के कदम कमरे में विशेष रूप से जोर से गूंज रहे थे। वह रिक्टर के पास आया और अपनी आंखें खोलीं और नीचे फर्श पर पड़े आदमी को देखा। रुको, रिक्टर ने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा शोध, जो कुछ भी तुम्हें जानना है, मैं तुम्हें दे दूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दो। ओह, डेमियन ने दिलचस्पी से गुनगुनाया।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं जो मैं अकेले नहीं पा सकता। रिक्टर का शरीर कांप रहा था। वह पहले भी दर्जनों बार इस स्थिति में आ चुका है। उसे दसियों शक्तिशाली प्राणियों ने घेर लिया था जो उससे कुछ चाहते थे, लेकिन वह हमेशा जीवित रहने में कामयाब रहा। जो कुछ वे चाहते थे, उसने उन्हें दिया। जब भी उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, वह भाग निकला। चाहे वह स्थानिक द्वार के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से, वह हमेशा भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद वह हमेशा कहीं छिप सकता था जब तक कि गर्मी उसकी पीठ से न उतर जाए। लेकिन किसी ने उसे बताया कि इस बार वैसा नहीं होगा। कुछ भी मैं दे सकता हूं। बोलते बोलते उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक कलम के आकार का उपकरण निकाला। काम। उसने इसे क्लिक किया। यदि यह इरादा के अनुसार काम करता, तो स्थान प्रकाश से भर जाता जिससे दुश्मन अंधा हो जाता ताकि वह इस स्थिति के लिए भंडारण में रखे गए कई स्थानिक उपकरणों में से एक को चला और सक्रिय कर सके। तथापि मैंने तुमसे कहा था कि यह काम नहीं करेगा। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने अस्तित्व को नियंत्रित किया, तुच्छ चालें वास्तव में कुछ भी नहीं थीं। रिक्टर ने फिर से भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन डेमियन ने पहले ही रुचि खो दी। उसे वास्तव में अब इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं थी। तुम जो भी कहना चाहते हो, मैं तुम्हारी यादों से सुनूंगा। इसलिए कृपया मर जाओ ताकि मैं उन्हें खा सकूं। उन शब्दों के साथ जैसे आखिरी रिक्टर ने कभी सुना होगा, डेमियन ने उस आदमी के गले पर कदम रखा, जिससे उसका गला टुकड़े टुकड़े हो गया। रिक्टर की मृत्यु हो गई। उसके शरीर और आत्मा को अन्य सभी चीजों से परे एक गहरे अंधकार ने भस्म कर दिया था। और मुख्य स्थान पर लौटते ही डेमियन ने अपने हाथ साफ कर दिए। अब जब यह खत्म हो गया है, तो आइए मजेदार चीजों पर वापस आते हैं। अध्याय 1364 छिपा हुआ कथानक 7। डेमियन ने आशेर को मुक्त करने में समय बर्बाद नहीं किया। जिन जंजीरों ने उसे हवा में लहराया था वे मोटी थीं और धातु से बनी थीं जो आसानी से नहीं टूटती थीं, भले ही कोई देवता दर्द से कराह रहा हो, लेकिन चूंकि डेमियन के पास रिक्टर की सभी यादें थीं, इसलिए उसे उन्हें जबरदस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सही विधि का उपयोग करके बेड़ियों को खोल दिया, जो जंजीरों के साथ खिलवाड़ करने से कहीं अधिक आसान था, और नॉर्न बच्चे को जमीन पर लाने के बाद, उन्होंने किसी भी असामान्यता की जांच करने के लिए अपने मन को उस आदमी के शरीर में डाला। ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कोई स्थायी क्षति हुई है। बहुत अधिक आंतरिक रक्तस्राव और चोट है, और जो भी तरल पदार्थ था उसका निश्चित रूप से कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक होना। सबसे पहली बात, डेमियन ने शारीरिक चोटों से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। एक बार जब आशिर की हड्डियां और टेंडन फिर से जुड़ गए, एक बार उसके अंग अपने सही स्थानों पर लौट आए, और एक बार जब पिछली सर्जिकल प्रक्रियाओं के निशान पूरी तरह से गायब हो गए, तो डेमियन ने वहां भी जांच करने के लिए अपनी इंद्रियों को आशिर की आत्मा में डुबो दिया। यह वास्तव में एक दिलचस्प काया है। यह शून्य शरीर के एक पहलू का अनुकरण करता है, लेकिन उस पहलू को उसकी अधिकतम क्षमता तक ले जाता है। एक शरीर जो किसी भी चीज के लिए अनुकूल हो सकता है, वह व्यावहारिक रूप से शून्य को प्राप्त करने के लिए भी तैयार है। इसमें केवल एक चीज की कमी है और वह है जुड़ाव। डेमियन लगभग एशर की आत्मा को शून्य ऊर्जा से भरना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने मना कर दिया। ऐसे प्रयोग उनकी शैली नहीं थे। यह सब एक तरफ रखते हुए, कम से कम मैं जो बता सकता हूं, सीरम का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था। बल्कि यह बिल्कुल सकारात्मक है क्योंकि निम्नलिखित प्रयोग कभी नहीं किए गए। सीरम का उद्देश्य एशर के शरीर को वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार करना था जो रिक्टर उसे देना चाहता था। प्राइमर का मूल प्रभाव आशेर के अंतर्निहित गुणों को बढ़ाना था, क्योंकि जिन चीजों के साथ वह जुड़ने जा रहा था, वे इतनी अच्छी थीं कि बिना मदद के उसे पचाना उसके शरीर के लिए भी मुश्किल था। यदि रिक्टर के मर जाने के बाद अब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो घोल आशिर के रक्त प्रवाह में फैल जाता और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाता। हालांकि, चूंकि डेमियन यहां था, इसलिए ऐसा नहीं होना था। बल्कि, समाधान का उपयोग मनुष्य के गुणों में स्थायी वृद्धि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ओह! यह अच्छा है कि यह खत्म हो गया। आधे घंटे के भीतर एशर की स्थिति सामान्य हो गई, और समय के अलावा कुछ नहीं और हाथों पर कुछ चिमेरा खून के साथ, डेमियन ने एक कुर्सी बनाई और बैठ गया, पीछे झुककर और अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ, दुनिया कोई भी हो, मुसीबत तो है ही। डेमियन ने रिक्टर के अस्तित्व को आत्मसात कर लिया।
उसे उस जैसे आदमी की किंवदंतियों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके पास जो यादें थीं, वे स्वर्गीय दुनिया में आने के बाद से डेमियन द्वारा देखी गई यादों से कहीं अधिक थीं। यह पहली बार था जब डेमियन एक स्वर्गीय दुनिया की यादों को आत्मसात करने में सक्षम था। इस प्रकार, यह स्वर्गीय दुनिया के वास्तविक रूप में उनका पहला परिचय माना जा सकता है। उसे दुनिया की रूपरेखा के बारे में पहले से ही पता था। यह बात उसे दोहराने की जरूरत नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन यूलिया के स्पष्टीकरण में बहुत कुछ बाकी रह गया था। शायद यह उसकी अपनी भलाई के लिए था या शायद उसका अपना एजेंडा था, लेकिन वह कुछ सबसे महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख करना भूल गई। इस तथ्य की तरह कि यह भव्य दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितना कोई सोचता है। डेमियन को इसकी उम्मीद थी। नहीं, उसे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से अलक्त्रा में जब उसने दूषित विदेशी सामग्री की यादें देखीं, तो उसे पीड़ा का एहसास हुआ। स्वर्गीय दुनिया सुरक्षित नहीं थी। निचले ब्रह्मांड की तरह, स्वर्गीय दुनिया भी गंभीर खतरे का सामना कर रही थी। यह एक ऐसा खतरा था जिसकी डेमियन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। विदेशी जातियां, इसी से वे जाने जाते थे। उनका असली नाम ज्ञात नहीं था। उन्होंने कभी भी अपनी किंवदंतियों को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश नहीं की। इस दुनिया के लोग उन्हें विदेशी नस्लें कहते थे, क्योंकि उनके पास वास्तव में इन अस्तित्वों का अन्यथा वर्णन करने के लिए एक शब्द भी नहीं था। नहीं, उनके पास तार्किक रूप से यह समझाने का कोई तरीका था कि वे कहां से आए हैं। वे प्राणी नॉक्स के निर्माता थे, और जैसे कि निचले ब्रह्मांड में उनका एजेंडा एक बड़ी साजिश का पूर्वाभास देता था, वे स्वर्गीय दुनिया के साथ भी उसी तरह व्यवहार कर रहे थे। एक खिलौने की तरह, किसी ऐसी चीज की तरह जिसे वे अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकते थे। इस अध्याय का पहला विमोचन वीएलबी वनेन पर हुआ। रिक्टर को उनके बारे में औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान है, जो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व के बारे में आश्चर्य करने और अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। विदेशी जातियों में नॉक्स के साथ बहुत सी समानताएं थीं, लेकिन उन्होंने खुद को काफी अलग भी किया। मुख्यतः, उनमें नॉक्स की खामियां नहीं हैं। सीमित बुद्धि या अतृप्त इच्छा जैसी चीजें इन प्राणियों के दिलों में मौजूद नहीं थीं। सबसे पहले, वे खामियां थीं जिन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से उन्होंने नॉक्स बनाया था। सभी विदेशी जातियां बुद्धिमान थीं, और उनकी शक्ति स्वर्गीय दुनिया से अधिक या उसके बराबर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और वे पहले से ही लाखों वर्षों से इस दुनिया के साथ युद्ध कर रहे थे। स्वर्गीय दुनिया को अभी तक अत्यधिक भ्रष्ट नहीं किया गया है या किसी नुकसान में नहीं डाला गया है, लेकिन यह केवल सतह पर देखा जा सकता है। अगर मैंने अतीत के युद्धों से कुछ सीखा है, तो वह यह है कि मामलों के बाहरी स्वरूप पर विश्वास करना केवल किसी की इंद्रियों को सुस्त कर देगा और उन्हें सच्चाई से दूर कर देगा। समस्या यह थी कि जबकि रिक्टर ने विदेशी जातियों पर काफी शोध किया था, वह वास्तव में कभी भी युद्ध में शामिल नहीं था। वह केवल उनकी नस्लों के बारे में जानता था, उनके आक्रमण के पीछे के विवरण के बारे में नहीं। निश्चित रूप से यह उपयोगी जानकारी है, लेकिन अभी मेरे पास इसका उपयोग करने के लिए कहीं भी नहीं है। डेमियन की आंखें सख्त हो गईं। मौजूदा गेम प्लान इस धारणा के तहत बनाया गया था कि चीजें लंबे समय तक शांत रहेंगी, लेकिन मैं अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। डेमियन को अपने लक्ष्य बदलने की जरूरत थी। वह धीरे धीरे इस जगह का पता नहीं लगा सका और अपनी इच्छानुसार वॉयड पैलेस में नहीं जा सका। मुझे जल्द से जल्द वॉयड पैलेस पहुंचना होगा और उन लोगों को ढूंढना होगा जिनसे मुझे मिलना है। मुझे इस दुनिया में तेजी से पैर जमाने की जरूरत है, क्योंकि मैं इस स्थिति को निचले ब्रह्मांड की तरह बिगड़ने नहीं दे सकता। उसके बाद, यह पूर्ण विनाश में समाप्त हुआ। डेमियन ने ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से को अभयारण्य में भेजकर बचाया हो सकता है, लेकिन जो खो गया था उसकी तुलना में उसने 1% से भी कम बचाया। स्वर्गीय दुनिया अभी भी काफी हद तक बरकरार थी, विदेशी जातियों का खतरा अभी भी विनाशकारी नहीं था। वे उसके आजीवन शत्रु थे, और उन अनगिनत अधीनस्थों के आजीवन शत्रु थे जिन्होंने अपना जीवन उसे सौंप दिया था। वह स्वाभाविक रूप से उन्हें कुचल देना चाहता था, इससे पहले कि वे इतना नुकसान पहुंचा सकें कि इससे भी अधिक दुखद मामले, जैसे कि उसने अतीत में देखे थे, आम हो जाएं। चलो पहले व्यवस्था कर लेते हैं। उन्होंने कुछ समय लिया और अपने विचारों को सुलझाया, संभावित भविष्य पर विचार करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक सापेक्ष रास्ता बनाया, जिसे वह पहले नजरअंदाज कर रहे थे। इतने में एशर नोन भी जाग गए।
डेमियन ने अपनी आंखें उस आदमी की ओर घुमाईं जो भ्रमित होकर अपने परिवेश का निरीक्षण कर रहा था और खड़ा हो गया, जिससे उसकी कुर्सी मैना में बिखर गई। मेरी सतर्कता कभी ऐसी नहीं थी जिसे मैं छोड़ सकूं। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। धीमा और स्थिर मेरे लिए कभी कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। उसने इसे स्वीकार कर लिया था। मुझे अपनी शक्ति से सब कुछ खत्म करना होगा। उसने निश्चयपूर्वक अपनी मुट्ठी भींच ली, ताकि मैं उन सभी चीजों का आनंद ले सकूं जिन्हें इस बकवास के कारण मैं अनदेखा करने के लिए मजबूर हूं। अध्याय 1365 छिपा हुआ कथानक 8। एक अजीब कमरा, एक अजीब आदमी, एक अजीब शरीर। जब एशर नोर्न की चेतना वापस लौटी तो सब कुछ अपरिचित लग रहा था। आह! वह घबरा गया। उसके हाथ उसके सिर पर चले गए और उसकी खोपड़ी में तेज दर्द भर गया। अतीत की घटनाओं की यादें टुकड़ों में ताजा हो गईं। वह यह सब याद नहीं कर सका क्योंकि इसमें से अधिकांश उसकी आघात प्रतिक्रिया से दबा दिया गया था, लेकिन जो टुकड़े और टुकड़े उसे याद थे वे काफी डरावने थे। उसके सिर से लेकर उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक, जब वह उसकी स्थिति का आकलन करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके हाथ तेजी से उसे थपथपा रहे थे। कुल मिलाकर, उसे अब तक कम से कम आधा मर जाना चाहिए था, यदि नहीं तो अपंग। लेकिन खुद को अंदर और बाहर से देखने पर कोई समस्या नहीं लगती थी। फिर, बाकी सब चीजों पर विचार करते समय, तुम्हें मुझे बचा लिया, उसने अभी भी अपने भ्रम पर काबू पाते हुए कहा। मैंने किया, डेमियन ने जवाब दिया। आह! अशर ने बिना जाने क्या कहा, चिल्लाया। यदि यह आदमी यहां होता, तो उसे यातना देने वाला संभवतः पहले ही मर चुका होता। और यदि वह आदमी मर गया था, तो वह अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने की स्थिति में था। मेरे उद्धारकर्ता, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दे सकता हूं? उसने और कुछ नहीं सोचा। दयालुता का बदला 10 गुना चुकाना पड़ा। यदि इसलिए नहीं कि कोई न्यायपूर्ण होना चाहता है, तो इसलिए क्योंकि ऐसा न करने पर उसी व्यक्ति का क्रोध भड़क सकता है जिसे वह अपना उद्धारकर्ता कहता है। उस क्रोध को अज्ञात परिणामों के साथ द्वेष में बदलने के बजाय क्या पहले सब कुछ छोड़ देना और कृतज्ञता व्यक्त करना बेहतर नहीं था? डेमियन थोड़ा मुस्कुराया। जब उसने पाया कि उसका सामना एक ऐसे नए दुश्मन से हो रहा है जिसे खत्म करने की जरूरत है, तो उसके विचार बमुश्किल व्यवस्थित हो पाए, लेकिन एशर नोन नाम के व्यक्ति का व्यवहार इतना ताजा था कि उसका ध्यान इससे हट गया। आखिरकार, डेमियन उसकी आत्मा में देख सकता था। यह आदमी उससे कमजोर था, इसलिए चाहे ये विचार हों या अवचेतन मान्यताएं जिन्हें वह आदमी स्वयं भी नहीं जानता था, वे सभी उसके लिए स्पष्ट थे। इस कहानी की जड़ें उपन्यास बिन मूल से फैली हुई हैं। आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने आपके परिवार से एक कमीशन स्वीकार किया है, इसलिए पुनर्भुगतान पहले से ही व्यवस्थित है। मैं देख रहा हूं। आशिर ने समझ में अपना सिर हिलाया। फिर, क्या आप मौजूदा स्थिति बता सकते हैं? उसकी अपेक्षाकृत शांति प्रभावशाली थी, और चूंकि डेमियन के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, उसने धीरे धीरे आशिर को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी कोई साजिश थी? कहानी सुनने के बाद आशिर चिल्लाया। मैं माफी मांगता हूं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसकी सूचना मुझे तुरंत परिवार के मुखिया को देनी होगी। यदि यह आपके वेतन में शामिल नहीं है, तो मैं अतिरिक्त मुआवजा जोड़ने को तैयार हूं, अगर आप मुझे घर तक पहुंचा सकें। फिर मैं तुम्हें अपनी बात पर कायम रखूंगा। अतिरिक्त मुआवजे की जरूरत थी या नहीं, डेमियन इनकार करने वालों में से नहीं था। लेकिन जाने से पहले, मुझे उस प्राचीन देवता के लिए बुरा लग रहा है जिसने मूल रूप से इस खंडेर को बनाया था, लेकिन यह करना होगा। डेमियन ने अपने हाथों में पवित्रता की लौ जलाई और उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। वह ज्वाला अंततः अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाएगी और पूरे खंडेर को भस्म कर देगी, जिससे बाद में दूसरों को खोजने के लिए रिक्टर के शोध का कोई निशान नहीं बचेगा। जहां तक उसके अन्य ठिकानों की बात है, डेमियन उस उद्देश्य के लिए धीरे धीरे उन्हें एक एक करके नष्ट कर देगा। ऐसे प्रयोगों को जारी रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह किसी और समय की कहानी थी। क्या हम अब जा सकते हैं? डेमियन मुस्कुराया और आशिर से दूर हो गया। वह आदमी अब अपने आप चलने में सक्षम हो गया था, और डेमियन ने उसके जागने से पहले ही उसे कपड़े पहना दिए थे। बिल्कुल, गाशिर ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? आह, यह सबसे आसान हिस्सा है। शायद उसका टेलीपोर्टेशन प्रतिबंधित था,
लेकिन वार्प एक टूटा हुआ कौशल था। इसमें प्रतिबंध जैसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया, जब तक डेमियन को पता था कि वह कहाँ जा रहा है और उसके पास खुद को वहां ले जाने की क्षमता है, वह कहीं भी जा सकता था। उनके वर्तमान स्तर पर इसमें विमानों के बीच यात्रा शामिल थी। उसके पीछे एक पोर्टल खुल गया जो उसी मार्शल क्षेत्र की ओर जाता था जिसका उपयोग अभियान शुरू होने से पहले भाड़े के सैनिकों का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। डेमियन और आशिर उस तरफ से बाहर आए और वर्दांत रियासत की धूप को एक बार फिर देखा, और हालांकि डेमियन के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आशिर के लिए यह स्पष्ट रूप से अलग था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं कर रहे थे। उसके दिमाग ने अपनी पीड़ा को याद करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके शरीर ने इसे स्पष्ट रूप से याद किया। तथ्य यह है कि वह उस नरक से बच गया था, और स्वाभाविक रूप से यह एहसास भावनाओं की बाढ़ के साथ हुआ था। इसमें थोड़ा समय लगेगा। डेमियन बिना कुछ बोले खड़ा रहा और आशिर के संभलने का इंतजार करता रहा। कई मिनटों और एक संक्षिप्त माफी के बाद दोनों नॉन फैमिली एस्टेट की ओर जा रहे थे। यह एक सभ्य रूप से बड़ा क्षेत्र था जिसमें कई दर्जन एकड़ भूमि शामिल थी, लेकिन निचले ब्रह्मांड में डेमियन ने जो संरचनाओं की भव्यता देखी थी, उसकी तुलना में यह कुछ भी ज्यादा नहीं था। ठीक है, यह भी यहां मौजूद प्रभाव के सबसे निचले स्तरों में से एक है। इस प्रमुख क्षेत्र में इसके जैसे 10,000 लोग हैं, और यदि आप बाकियों को शामिल कर लें तो संख्या अनगिनत है। डेमियन ने आशिर का पीछा करते हुए गेट तक प्रवेश किया, और एक बार उसकी पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद दोनों बिना किसी परेशानी के संपत्ति में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। जब तक वे मुख्य घर तक नहीं पहुंचे, तब तक वे कुछ भी और सब कुछ पार कर चुके थे, और उसके सामने एक परिष्कृत व्यक्ति इंतजार कर रहा था जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आशिर, उसने अविश्वसनीय भंग से कहा। यह मैं हूं, पिता, आशिर ने उसी स्वर में उत्तर दिया। दोनों के बीच एक मर्मस्पर्शी पुनर्मिलन हुआ जिसका हिस्सा होने से डेमियन को कोई मतलब नहीं था, और जब यह खत्म हो गया तो आखिरकार सवाल शुरू हो गए। आप यहाँ क्यों हैं? अभियान दल ने अभी तक वैनिशिंग ड्यून्स में भी प्रवेश नहीं किया है, गुस व्यक्ति ने, जो स्पष्ट रूप से नोर्न परिवार का परिवार प्रमुख था, पूछा। मुझे इस आदमी ने बचाया था। यह उसकी शक्ति के कारण भी है कि हम इतनी जल्दी वापस लौटने में सक्षम थे, गेशर ने जवाब दिया। डेमियन को वह श्रेय दिया जिसके वह हकदार थे। नॉन फैमिली हेड ने पहली बार डेमियन की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए आपको ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी शंकाओं को समझ सकते हैं। डेमियन ने मन ही मन आह भरी। स्वाभाविक रूप से, तो बस पूछो। मैं जो उत्तर दे सकता हूं वह दूंगा। तो फिर कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। इसकी शुरुआत एक सरल वाक्य से हुई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा बेटा लापता है? डेमियन ने अपनी पृष्ठभूमि एक भाड़े के सैनिक के रूप में बताई, और अनुवर्ती प्रश्न स्वाभाविक रूप से था, आप अभियान दल से पहले यहां क्यों हैं? यहां पूछताछ अचानक रुक गई, क्योंकि डेमियन का उत्तर ऐसा नहीं था जिसे नॉर्न परिवार का मुखिया आसानी से समझ सके। वे बहुत धीमे थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। डेमियन ने जैसा था वैसा ही कहा, और जबकि नॉर्न परिवार के मुखिया के पास निश्चित रूप से पूछने के लिए और भी प्रश्न थे, उसे बचना पड़ा, क्योंकि आशिर की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ गईं। अपहरण, यातना और बाकी सब कुछ, सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि डेमियन उनसे आगे नहीं बढ़ा होता तो अभियान दल के पहुंचने तक वह मर चुका होता। एशर नॉर्न एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि डेमियन को वह व्यवहार दिया जाए जिसका वह हकदार था, और उसने अपनी कहानी इस तरह से बताई जिससे उसकी उपलब्धियों का महिमामंडन हो सके। इस तरह डेमियन मिशन को पूरा करने के पुरस्कारों को ठीक से प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो कि एशर की समझ में यही कारण था कि डेमियन ने शुरू से ही सब कुछ किया। बातचीत जारी रहने पर तीनों हवेली में दाखिल हुए। पुरस्कारों का विषय, सांसारिक मामलों के बारे में छोटी छोटी बातें, डेमियन की पहचान के बारे में कुछ बातें, और भी बहुत कुछ, लेकिन डेमियन केवल आधा ही ध्यान दे रहा था। उसने घटनाओं को उड़ने दिया। उनका मूल लक्ष्य अब निरर्थक लग रहा था, क्योंकि जिस धीमे और स्थिर दृष्टिकोण को वह अपनाने का प्रयास कर रहे थे वह टुकड़ों में बिखर गया था। नॉर्न परिवार के साथ संबंध पहले ही बन चुका था, और एक इनाम के रूप में उसने पहले से ही सैपियंटिया कबीले के साथ एक बैठक का अनुरोध किया था।
चूंकि उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के भीतर सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया था, वे वर्तमान डेमियन के लिए एकदम उपयुक्त थे। पर पहले मुझे यूलिया को ढूंढना है। वेरिटास कबीले की वह महिला उसकी वर्तमान योजनाओं में सबसे बड़ी योगदानकर्ता होगी। इसलिए किसी भी चीज से पहले उसे उससे मिलना जरूरी था। लेकिन क्या उसे पता था? जैसे वह उसे ढूंढ रहा था, वैसे ही वह भी उसे ढूंढ रही थी। उनकी मुलाकात शुरू से ही नियति थी, और इसके घटित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अध्याय 1366 अंतर्धाराएं 1। सेटिंग कहीं एकांत में थी, एक ऐसी जगह जहां कोई गवाह नहीं पहुंच सकता था। चारों ओर घास के मैदान थे, और दो लोग एक मेज पर अपने बीच स्प्रिट शराब की एक बोतल लेकर बैठे थे। तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं प्रभावित हूं? जो बोल रही थी वह यूलिया वेरिटास थी, एक ऐसी महिला जिसके पास प्रसिद्धि और पहचाने बिना चलने की क्षमता दोनों थी, एक ऐसा संयोजन जिसे शायद ही कोई दोहरा सके। जहां तक वह जिससे बात कर रही थी, वह एक बहुत परिचित व्यक्ति था। मैं उस सब के बारे में नहीं जानता। मुझे लगता है कि मुझे उस व्यक्ति से प्रभावित होना चाहिए जो इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे ढूंढने में कामयाब रहा। डेमियन ने बिना किसी कठिनाई के नॉर्न परिवार के साथ अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया, और चूंकि वे अभियान दल से संपर्क करने में सक्षम थे, ऐसा लगा कि इसरा और बाकी लोग किसी तरह भूल-भुलैया से भागने में कामयाब रहे। उन्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह कबीले के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसकी मानसिकता बदल गई, इसलिए उसने फिलहाल इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। बल्कि ये मुलाकात ज्यादा अहम थी। किसने सोचा होगा कि उसे इसकी तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी? जब तक उसका नॉन परिवार से संबंध समाप्त हुआ, उसे पहले से ही महसूस हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वह उस उपस्थिति को सामना करने के लिए एक एकांत स्थान पर ले गया, तो उसने पाया कि यह दुश्मन के बजाय एक दोस्त था। वह बिना किसी झंझट के यूलिया के साथ बैठ गया। वह उसकी पहचान के बारे में इतनी आश्वस्त थी कि वह उसे अन्यथा समझाने में असमर्थ थी। समस्या यह थी कि उसने उसे कैसे पाया। चाहे वह उनकी शारीरिक आनुवंशिकी हो, उनकी आभा, उनका मन या यहाँ तक कि उनकी आत्मा, उन्हें आम जनता को धोखा देने के लिए बदल दिया गया था। किसी के लिए, ताकत की परवाह किए बिना, इसे देखने का मतलब है कि उनके पास ऐसे साधन हैं जो उसके लिए भी रहस्यमय थे। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं बताएंगे, ठीक है? स्वाभाविक रूप से एक महिला के रहस्यों को उजागर करना इतना आसान नहीं है। डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं। कितना चुटीला जवाब है। मुझे आपसे स्त्रीवत व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम? क्या वह अपमान था? मुझे लगता है कि यहां समय बिताने के बाद आपको कुछ आत्मविश्वास मिला है ना? ऐसा कुछ। यूलिया ने सामान्य रूप से बातचीत की, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने कहा कि उसने उसे ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए। उसका कोई भी स्रोत या अधीनस्थ उसका पता लगाने में सक्षम नहीं था, और केवल जब उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की तो उसे कोई सुराग भी मिला। यह आश्चर्यजनक था। उसे उस शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया जो वह छिपा रही थी। कोई भी उसे ऐसी स्थिति में मजबूर नहीं कर सकता। वह डेमियन से मिलकर उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहती थी जो उसे वेरिटास कबीले के करीब लाएगा और उसकी पहचान की पुष्टि करेगा, लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह थी उसे भी देखने की उसकी इच्छा। क्या उसे कुछ एहसास हुआ? वह उसकी जांच करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन डेमियन घूम फिरकर बात करने वालों में से नहीं था। यह बात उसे उनकी पिछली मुलाकात से समझनी चाहिए थी। पिछली बार आपने मुझे जो जानकारी दी थी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन क्या आपने कुछ ज्यादा ही नहीं छिपाया? डेमियन ने बिना देर किए मुख्य बिंदु सामने लाते हुए शुरुआत की। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूलिया ने जवाब दिया, अभी भी यह देखने की कोशिश कर रही थी कि वह क्या जानता है। विदेशी जातियां? यूलिया की आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद थी कि वह वॉयड पैलेस या इसी तरह की किसी चीज के बारे में बात करेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डेमियन के दिमाग में पहली चीज एक छिपा हुआ दुश्मन होगा जिसका उससे कोई संबंध नहीं था। VLRPTURE ने VLN पर इस अध्याय की प्रारंभिक मेजबानी को चिह्नित किया। उनके बारे में क्या? उसने पूछा। मुझे सब कुछ बताओ। तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो,
और उनके आक्रमण के बारे में सब कुछ। अगर तुम अभी चीजें छिपाते रहोगे तो मैं इसे फिसलने नहीं दूंगा। डेमियन की निगाहों में गंभीरता का स्तर था जिसे वह नहीं जानती थी। किसी कारण से मुझे लगता है कि मेरी ताकत कम महत्वपूर्ण हो गई है। वह डेमियन की कल्पना से भी अधिक छिपा रही थी, लेकिन उसे अचानक यह एहसास हुआ कि अपनी छिपी हुई ताकत के साथ भी वह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाएगी। हालांकि इसका उस पर असर नहीं होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने शत्रुतापूर्ण इरादे से विदेशी जातियों के बारे में जानकारी नहीं छिपाई, नहीं उसने उसकी मदद करने के लिए ऐसा किया। चूंकि वह स्वर्गीय दुनिया के बारे में अनभिज्ञ था, इसलिए उसे जो मुख्य चीज जानने की जरूरत थी वह थी उनकी नागरिक जातियों की संरचना और शक्ति। जहां तक विदेशी जातियों की बात है, यदि वे यहीं रहना जारी रखें तो अंततः लोग उनके बारे में हमेशा सीखते रहेंगे। यह ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी, खासकर इसलिए क्योंकि अभी नए सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। हाँ, डेमियन शत्रुता की एक सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य आभा लीक कर रहा था, उसके प्रति नहीं, बल्कि प्रश्न में विषय के प्रति। वह यहां अपना उत्तर आधा अधूरा नहीं दे सकी। मुझे नहीं पता कि आप पहले से कितना जानते हैं, लेकिन यह कुछ इस तरह है। उसने सबसे पहले डेमियन द्वारा रिक्टर की यादों से सीखी गई जानकारी को दोहराया। विदेशी नस्लें अनगिनत लाखों साल पहले परिधि पर प्रकट हुईं। उन्होंने हमला करने का अपना कारण कभी भी ज्ञात नहीं किया, लेकिन यह तथ्य सर्वविदित था कि उनके पास उच्च बुद्धि थी, न केवल उनकी षड्यंत्रकारी प्रकृति और सतर्क गतिविधियों के कारण, बल्कि उनके साथ संवाद करने के प्रयासों के कारण भी। उनका रुख कुछ प्रभुत्वशाली जैसा था। उच्चतम रैंक से लेकर निम्नतम तक, उन्होंने स्वर्गीय दुनिया के लोगों को शिकार के रूप में देखा, ऐसे लोग जिनके साथ संवाद करने लायक नहीं थे। और नॉक्स के विपरीत, जिसका निचले ब्रह्मांड में भौतिक स्थान था, विदेशी जातियां कहीं और से आई थीं। किसी को नहीं पता था कि वह जगह कहाँ है। उन्होंने कितनी भी जांच की, उसका पता लगाना असंभव था। हालांकि जब विदेशी जातियों ने आक्रमण किया तो उन दोनों स्थानों के बीच एक संबंध बन गया। यूलिया ने कहा, उन्हें डायमेंशनल दरारें कहा जाता है। वे हमारी दुनिया में विदेशी जातियों के घर के बीच संबंध बिंदु हैं। स्वर्गीय आदेश ने उनका मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे हमें कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन अगर हम उन फायदों का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो विदेशी नस्लें भागों में बदल सकती हैं, हमारी भूमि का उनके क्षेत्र में। युद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि वे किसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे कभी भी हमारे खिलाफ नहीं गए। पहले कुछ मिलियन वर्षों तक उन्होंने सिर्फ पानी का परीक्षण किया और छाया में चले गए। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में हमें कभी धक्का नहीं दिया। हम जानते हैं कि उनके बीच उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी अभी तक दुनिया पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है। हम डेमियन इसे कुछ हद तक समझ सकता था। चूंकि विदेशी जातियां उस समय के दौरान निचले ब्रह्मांड में साजिश रच रही थीं, जब उन्होंने स्वर्गीय दुनिया की जांच की थी, उनके पास स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को नष्ट करने से पहले वह सब कुछ लेने की योजना थी जो वह दे सकता था। लेकिन चूंकि निचला ब्रह्मांड अब खत्म हो चुका है, तो क्या वे इंतजार करना जारी रखेंगे? डेमियन ने ज्यादा अटकलें नहीं लगाईं। यूलिया को निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसने वहीं समझाना बंद कर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि विदेशी नस्लों के प्रति आपके मन में किस तरह की द्वेष भावना है, लेकिन शायद ही आपको इस बारे में चिंता करनी चाहिए। डेमियन की प्रतिक्रियाएं देखकर यूकिया की आंखें सिकुड़ गईं। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको अपना ध्यान वॉयड पैलेस पर केंद्रित करना चाहिए। आखिरकार उनकी स्थिति दिन पर दिन और अधिक विकट होती जा रही है। अध्याय 1367 अंतर्धाराएं 2:0 में हेल। जब डेमियन ने अचानक यह बात उठाई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसे नहीं पता था कि उसने उसकी संबद्धता का पता लगा लिया है, नहीं उसे पता था कि उसने यह कैसे किया। उनको मुझसे क्या लेना देना? यूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिना शामिल हुए काम करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। दुर्भाग्य से आपके लिए 8 महान कुलों में से प्रत्येक के पास उन्हें जनता से अलग करने के लिए अपने अपने प्रतीक चिन्ह हैं। इस अध्याय का उद्घाटन अपलोड N0V3LB1N के माध्यम से हुआ। हमारे वेरिटास कबीले के लिए यह हमारे माथे पर तीसरी आंख है। उसने अपनी चूड़ियां ऊपर उठाईं ताकि वह उसे देख सके।
यह कोई भौतिक आंख नहीं थी, लेकिन एक टैटू जैसा निशान त्वचा में इस तरह फीका पड़ गया जैसे यह प्राकृतिक हो। यह रहस्यमय लग रहा था, और इसे देखने मात्र से डेमियन को सच बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वॉयड पैलेस के लिए, यह आपकी अनोखी बैंगनी आंखें हैं। वॉयड पैलेस अन्य कुलों से अलग था क्योंकि उनकी विशेषता कोई चिन्ह नहीं थी, बल्कि कुछ आनुवंशिक थी। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि कबीले में सभी लोग एक ही वंश से थे, लेकिन यह सच नहीं था। वॉयड लॉर्ड के प्रत्यक्ष वंशज प्राकृतिक बैंगनी आंखों के साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य वंशों के सदस्यों और बाहर से लाए गए लोगों ने अंततः वही आंखें विकसित कीं जब उन्होंने वॉयड पैलेस की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया। दोनों के बीच मतभेद था, लेकिन कबीले के बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। वॉयड लॉर्ड के प्रत्यक्ष वंशज प्राकृतिक बैंगनी आंखों के साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य वंशों के सदस्यों और बाहर से लाए गए लोगों ने अंततः वही आंखें विकसित कीं जब उन्होंने वॉयड पैलेस की तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया। दोनों के बीच मतभेद था, लेकिन कबीले के बाहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जहाज छोड़ते समय तुमने छुपकर अच्छा काम किया, लेकिन मुझसे मिलने से पहले छिपना भूलकर तुमने गलती की। डेमियन ने अपनी भौंग उठाई। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प बात है, लेकिन क्या हमारे बीच पहले से ही मेरे आरोही होने के बारे में बातचीत नहीं हुई है? आप जानते हैं कि इस तरह की चीज निचले ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है ना? यूलिया की मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या यह सबसे उत्सुक हिस्सा नहीं है? उसने अपना कप पकड़ा और स्प्रिट शराब का एक घूंट लिया, रुकते हुए मानो वह अपने अगले शब्दों को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहती थी। यह नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, चाहे वह यहाँ हो या निचला ब्रह्मांड। यह तथ्य कि आप एक आरोही हैं, आपके अस्तित्व को और भी अधिक रहस्यमय बनाता है और समझने में कहीं अधिक मनोरंजक बनाता है। डेमियन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, यह कुछ बकवास है। वह सचमुच खेला गया। चिंता मत करो, यूलिया ने आगे कहा। मेरा दल पूरी तरह से वफादार है। उनमें से कोई भी कुछ भी तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक कि मैं उन्हें न बताऊं, और उनमें से अधिकांश ने शायद अपने दम पर 2 और 2 को एक साथ भी नहीं रखा। प्रत्येक कबीले के अद्वितीय लक्षण निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य थे, लेकिन एक विशिष्ट आचरण भी था जो दुनिया पर शासन करने वालों के पास था। ऐसी स्थिति में खड़ा होना असंभव था जहां करोड़ों अस्तित्व किसी के चरणों में झुकते हों और बिना किसी राजसी व्यक्ति के बने रहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि डेमियन के पास यह बिल्कुल भी नहीं था। उसके पास ऐसी आंखें थीं जो उसे बाकियों से अलग करती थीं, लेकिन वह एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था। यह एक छोटा सा विवरण था जिसे कोई भी सीधे तौर पर नोटिस नहीं करेगा लेकिन स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा, लेकिन यह लोगों को संयोग पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त था। डेमियन ने मन ही मन आह भरी। मुझे लगता है कि मैं इसे नकारने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ भी नहीं। तो चलिए बातचीत जारी रखें। वॉयड पैलेस की स्थिति क्या है? यूलिया ने सिर हिलाया, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए उसकी भौहें थोड़ी सी हिल रही थीं। कुछ मिलियन साल पहले वॉयड पैलेस एक ऐसा प्रभाव नहीं था जिसे 8 महान कुलों में से एक माना जा सके, बल्कि यह एक ऐसा प्रभाव था जो हम सभी के ऊपर खड़ा था। दुर्भाग्य से उस स्थिति को बनाए नहीं रखा जा सका। यह सब बदल गया इतनी तेजी से कि ऐसा लगा जैसे यह एक ही दिन में हुआ हो। कहानी के अनुसार विदेशी जातियों के साथ युद्ध युगों तक बड़ा और छोटा होता गया, लेकिन स्वर्गीय दुनिया के इतिहास में इसका हमेशा एक स्थान रहा। और क्योंकि वे आयामी दरारों के माध्यम से आए थे, वॉयड पैलेस के रूप में जाना जाने वाला प्रभाव किसी अन्य की तुलना में तेजी से प्रमुखता से बढ़ा। अपने मुख्य वंशों के अलावा, जिनकी शक्तियां और क्षमताएं विविध और अप्रत्याशित थीं, उन्होंने दुनिया के सभी स्थानिक चिकित्सकों को इकट्ठा किया और उनके लिए स्वर्ग बन गए। ये स्थानिक अभ्यासकर्ता अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि केवल उनके पास आयामी दरारों को विनियमित करने की क्षमता थी, जिससे स्वर्गीय दुनिया को हमलावर दुश्मन के खिलाफ एक बड़ा लाभ मिला। समय बीतने और उनकी शक्ति के बढ़ने के साथ, वॉयड पैलेस का उत्थान तब तक होता रहा जब तक कोई और उनके सामने खड़ा नहीं हो सका। और स्वाभाविक रूप से, इससे अन्य ताकतों को गुस्सा आया। 8 महान कुलों में से कुछ सहित कई प्रभावों के साथ उनके बीच बड़े और छोटे संघर्ष हुए, और उनकी शक्ति कुछ हद तक कम हो गई, लेकिन फिर भी उनकी नींव को हिलाया नहीं जा सका। उस दिन तक शून्य भगवान गायब हो गए। उन्होंने अपना स्तंभ खो दिया। वह व्यक्ति जिसने शून्य महल बनाया और उनके विकास का नेतृत्व किया, वह व्यक्ति जो उनकी सभी विरासतों और विरासतों का स्रोत था,
वह व्यक्ति जिसे दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता था, वह आदमी दुनिया से गायब हो गया, और कितना भी समय बीत गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। शून्य महल को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। उनका प्रभाव बहुत मजबूत है, आम लोग लगभग कट्टर स्तर तक उनका समर्थन करते हैं, और दुनिया के लिए उनका महत्व इतना अधिक है कि कोई भी उन्हें भंग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अपने स्तंभ के बिना वे अपनी पिछली स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। अंततः वे 8 महान कुलों में से 8वें बन गए, और उनकी भूमि पर कई अन्य ताकतों ने अतिक्रमण कर लिया। दक्षिण पश्चिम के दैवीय आदेश और उत्तर के स्ट्राया कबीले दोनों ने दक्षिणी क्षेत्र के हिस्सों को काटना शुरू कर दिया, और जबकि क्यूशू फेडरेशन ने कभी भी वास्तविक शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं दिखाया, एक व्यापारिक साम्राज्य के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से भी विस्तार करना शुरू कर दिया। शून्य महल की विरासत कमजोर हो गई, और उन्हें अपनी ही रियासत में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे उन्हें नष्ट करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ ठीक से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। उनकी प्रतिभाएं अभी भी सामने आती हैं, और यह साबित करने के लिए अपनी ताकत दिखाती हैं। वॉयड पैलेस अभी भी एक महान कबीला है, लेकिन यह अन्य महान कुलों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्थिति हाल ही में बदतर होती जा रही है। ऐसा लगता है कि दिव्य आदेश को कुछ ऐसा सामना करना पड़ा है जिसने उनकी समग्र युद्ध शक्ति को काफी हद तक बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रिया कबीले अपनी विजय में और अधिक आगे हो गए हैं। यदि यह जारी रहा तो दक्षिणी क्षेत्र अन्य शक्तियों के बीच विभाजित हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक दशक और वॉयड पैलेस अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। उन्हें एक नेता की जरूरत है, उन्हें एकता की जरूरत है, और उन्हें वापस लड़ना शुरू करने का मौका चाहिए। यूलिया ने मूलतः अपना अवलोकन वहीं समाप्त कर दिया। उसने 8 महान कुलों के बीच कबीले के दुश्मनों और सहयोगियों को रेखांकित किया, जहां वेरिटास कबीले को उनका सबसे बड़ा सहयोगी कहा जाता था, लेकिन डेमियन ने उस हिस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह वहां पहुंचा तो वह इसे सीधे वॉयड पैलेस के लोगों से सुन सकता था। पिछले कुछ समय से उसका मन कहीं और था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शून्य प्रभु। उनके पिता दांते शून्य लाखों सालों से गायब है। डेमियन को पता था कि कुछ गड़बड़ है। दांते ऐसी स्थिति में था जहां उसके जन्म के समय भी दुश्मन और त्रासदी हर जगह उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन यूलिया कह रही थी कि यह लाखों वर्षों से चल रहा था। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी लापता है। वह अभी भी चला गया था। वह आदमी जो पहली बार उसके सामने आने के बाद से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था, वह उस समय गायब था जब उसके कबीले पर हर तरफ से हमला हो रहा था। वह एक अनुपस्थित पिता हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि दांते शून्य इस स्थिति को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता हो कि क्या हो रहा है। यहां कुछ गहरा था। उसके पिता और उसके वंश को कुछ हो रहा था। उसे यथाशीघ्र यह पता लगाना था कि यह क्या था। शून्य महल का मतलब वह समर्थन था जो मुझे कुछ स्थिति प्राप्त करने के बाद स्वर्गीय दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता था। यहां तक कि मैंने विदेशी जातियों के लिए जो योजनाएं बनाईं, वे कुछ हद तक उनके प्रभाव पर निर्भर थीं। वह पूर्वी क्षेत्र में रह रहा था क्योंकि वह वहां जाने से पहले उन लोगों के सामने अपनी योग्यता साबित करना चाहता था, लेकिन जैसा कि यूलिया ने कहा, वह अब इतना इत्मीनान नहीं कर सकता था। दक्षिणी क्षेत्र। उसे वहां जाना था, लेकिन अब तक नहीं। यूलिया ने कहा कि वेरिटास कबीला हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन वे दक्षिणी क्षेत्र की घटनाओं में अपेक्षाकृत शामिल नहीं हैं। उनकी योजनाएं आवश्यक रूप से समग्र रूप से नहीं बदलीं, लेकिन इरादे को संशोधित करना पड़ा। पहचान के बजाय मुझे अब समर्थन की जरूरत है। उसे वेरिटास कबीले को संघर्ष में खींचने की जरूरत थी ताकि वॉयड पैलेस को अपने उचित स्थान पर लौटने के लिए आधार मिल सके। और ऐसा करने के लिए उसकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे कार्य करना है। उसकी नजर एक बार फिर यूलिया की ओर गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले खुद को शांत किया। चलो एक सौदा करते हैं। यूलिया की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। यह लड़का? वह मन ही मन मुस्कुराई। उसके विचारों को बोलने की जरूरत नहीं थी। वह अकेली थी जिसे उन्हें जानने की जरूरत थी। लेकिन वह इसका इंतजार कर रही थी। जिस क्षण डेमियन वॉयड अपने महल में लौटा, अर्थात अध्याय 1368 भाड़े के सैनिक 1। सौदा सरल था। डेमियन वॉयड 5 वर्षों के लिए यूलिया वेरिटास के लिए एक विशेष भाड़े का सैनिक होगा और उसकी आज्ञा का पालन करेगा। बदले में
वह वॉयड पैलेस के प्रयासों में वेरिटास कबीले के समर्थन की गारंटी देगी। कागज पर यह एक अजीब सौदा था। डेमियन ने जो सुझाव दिया वह एक ऐसा सौदा था जिसके परिणामस्वरूप वेरिटास कबीले का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे क्या चाहते थे, क्योंकि उसका यूलिया या उनके प्रभाव वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई गहरा संबंध नहीं था। यूलिया ही वह थीं जिन्होंने सौदे में 5 साल के भाड़े के पक्ष का सुझाव दिया था। उसने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि वह उस समय उससे क्या करवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि इससे मिलने वाले पुरस्कारों के लिए यह एक नगण्य शर्त थी, डेमियन इस तथ्य पर स्पष्ट था कि उससे 5 साल तक एक गुलाम की तरह काम लिया जाएगा। कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने सौदे पर हस्ताक्षर किए और स्वर्गीय आदेश को साक्षी मानकर यह कुछ अनुल्लंघनीय बन गया। इसके माध्यम से डेमियन यह भी जानने में कामयाब रहा कि यूलिया अपने वादे के साथ समर्थन की गारंटी देने के लिए कबीले में पर्याप्त अधिकार रखने वाली व्यक्ति थी। उन दोनों ने अपना समझौता करने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के बाद अपने रास्ते अलग कर लिए ताकि वे एक दूसरे से संपर्क कर सकें। डेमियन के पास अपना पहला कार्य दिए जाने से पहले 1 महीने का समय था। वह 1 महीना था जिसका उपयोग वह अपने लिए एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए कर सकता था। यह सैपिएंटिया कबीले का दौरा करने का समय है। वे उसकी योजना में एक और महत्वपूर्ण कदम थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिटास कबीला कितना मजबूत या प्रभावशाली था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैपिएंटिया कबीला उनके प्रति कितना वफादार था। वह सिर्फ इसलिए उनके समर्थन की गारंटी नहीं दे सकता था क्योंकि उसका यूलिया के साथ एक सौदा था। उसे सैपिएंटिया कबीले के साथ एक अलग रिश्ता बनाने की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वे ऐसे लोग थे जिन्होंने संपूर्ण स्वर्गीय दुनिया में अधिकांश अन्य ताकतों की तुलना में जानकारी को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया था। यह अध्याय N0V3 पाउंड 1 N के माध्यम से पहली बार प्रदर्शित हुआ। केवल क्यूशू फेडरेशन के पास उनसे बेहतर सूचना नेटवर्क था, और चूंकि वे लाभ के अलावा किसी और चीज के लिए आगे नहीं बढ़े थे, इसलिए डेमियन को अभी तक उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसके पास मेज पर लाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। तो फिर उसे सैपिएंटिया कबीले में क्या लाना था? जवाब फिर भी कुछ नहीं था। डेमियन स्वर्गीय दुनिया में सिर्फ एक बच्चा था। निचले ब्रह्मांड के विपरीत, जहां चीजों की बड़ी योजना में शामिल होने से पहले उसके पास कुछ बनने के लिए काफी समय था, यहां पहुंचते ही वह तुरंत गंदे पानी में कूद गया। जब अरबों, खरबों या इससे भी अधिक अस्तित्वों को एक शब्द से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बड़े प्रभावों का सामना करना पड़ता है, तो वह केवल यह नहीं कह सकता है कि मैं मजबूत हूं, इसलिए मेरे साथ संबंध बनाओ और इसे खत्म कर दो। अभी तक नहीं, कम से कम। लेकिन कम से कम उसका सैपिएंटिया कबीले से संबंध था। उनका यूलिया वेरिटास के साथ रिश्ता था। भले ही वह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने लोगों की नजरों से परे बनाया था, ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे सैपिएंटिया कबीले को इसकी जानकारी न हो। यूलिया ने पहले ही अपना मूल्य बढ़ा लिया था और नोर्न फैमिली ने भी ऐसा ही किया। उनकी शक्ति इतनी रहस्यमयी थी कि एशर नोर्न को बचाने के लिए गए अभियान दल के सभी लोगों को मात दे सकती थी, और उनमें अपनी शक्ति के स्तर के करीब कहीं भी किसी भी अभ्यासकर्ता की तुलना में तेजी से यात्रा करने की क्षमता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन तथ्यों ने सैपिएंटिया कबीले को उस पर ध्यान देने का एक कारण दिया, इसलिए जब वह बैठक के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचे, जो उन्होंने पहले से तय की थी, तो उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उन्हें पूर्वी शैली के एक छोटे से आवास में ले जाया गया और चाय परोसी गई, जबकि वह एक प्रतिनिधि से मिलने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार जब वे आए तो बातचीत सहजता से शुरू हो गई। लक्ष्य एक और सौदा था। डेमियन अपने लिए सैपिएंटिया कबीले का सूचना नेटवर्क चाहता था। वह उन तक पहुंच चाहता था जो वे जानते थे, और वह पूर्वी क्षेत्र के भीतर और बाहर उन चीजों का पता लगाने के लिए अपनी सेना को भेजने का विशेषाधिकार चाहता था जो वह जानना चाहता था। बदले में उन्होंने उससे क्या मांगा? जानकारी। प्रतिनिधि एक महिला थी जिसकी अजीब बादल जैसी भौहें और आंखें थीं जो किसी भी चीज की परवाह किए बिना बंद रहती थीं। वह रहस्यमय थी और एक प्राचीन विद्वान की तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन एक स्वीकार्य स्वर में बात करती थी जो उसके बारे में बाकी सब चीजों को देखते हुए अजीब था। उसने जो जानकारी मांगी थी वह डेमियन के पास थी जो सैपिएंटिया कबीले के पास नहीं थी। यह वह नहीं था जिसकी उसे अपेक्षा थी। सैपिएंटिया कबीला ज्ञान की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। वे सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसके प्रति जुनून रखते हैं,
क्योंकि उनका मानना है कि जानकारी ही ज्ञान की नींव है। भले ही उक्त जानकारी उनके लिए बेकार हो, फिर भी वे अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इसे अपने पास रखना चाहते हैं। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें वह बनने में मदद की जो वे आज हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें ज्ञान देना पड़ता था। यह पूर्णतः समतुल्य विनिमय था। और यदि यह ऐसी जानकारी थी जो वे नहीं जानते थे, तो डेमियन के पास यह प्रचुर मात्रा में थी। आखिरकार स्वर्गीय विश्व कबीले के पास निचले ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाने का कोई रास्ता नहीं था। डेमियन के पास ज्ञान का खजाना था जिसे वे समझ नहीं सकते थे, और इस प्रकार चाहे वह उनसे कुछ भी चाहता हो वह उसे प्राप्त कर सकता था। यह मेरी आशा से कहीं अधिक सुविधाजनक है। स्वर्गारोहण एक दुर्लभ घटना थी। लोग बिना सोचे समझे ही डेमिगॉड रैंक तक नहीं पहुंच गए। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जो स्वर्गीय दुनिया में आए और अतीत में प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए इसी पद्धति का इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उसने क्या किया, क्योंकि डेमियन के पास निचले ब्रह्मांड का सारा ज्ञान था। कुल मिलाकर, आप निचले ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं? उसने पूछा ताकि वह अनुमान लगा सके कि क्या साझा करना है और क्या टाला जा सकता है। वह इसका उपयोग यह जानने के लिए भी कर सकता था कि निचले ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के विभिन्न टुकड़े कितने मूल्यवान हैं। सैपिएंटिया कबीले को नॉक्स, विभिन्न क्षेत्रों और उनकी प्रमुख नस्लों, शक्ति संरचना और कुलों और बहुत सी सामान्य जानकारी के बारे में पता था। हालांकि अन्य आरोहियों से एकत्र किए गए विशिष्ट संप्रदायों और नस्लों के बारे में तथ्यों के अलावा उनके पास अधिक विस्तृत ज्ञान नहीं था। डेमियन उन्हें बिल्कुल वही प्रदान कर सकता था, और किसी भी चीज से अधिक वह उन्हें नॉक्स और एबिस के रहस्य बता सकता था जो कोई और नहीं जानता था। विशेष रूप से नॉक्स रेस के विदेशी नस्लों से संबंध के बारे में जानकारी। यह संभवतः बाकी सभी चीजों से अधिक मूल्यवान है क्योंकि वास्तव में इसका स्थान स्वर्गीय दुनिया में है। मैं उन्हें अभी बता सकता हूं, लेकिन मुझे इसे बाद के लिए बचाकर रखना चाहिए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन उनका एक हिस्सा था जो व्यापक भलाई के लिए इसे सार्वजनिक बनाना चाहता था, लेकिन वह अभी इतने दयालु नहीं हो सकते थे। सहयोग अधिक महत्वपूर्ण था। समय आने पर वह व्यक्तिगत रूप से उस समाचार को फैला सकते थे। उसे जो चाहिए था उसे हासिल करने के लिए डेमियन ने ग्रैंड हेवंस बाउंड्री से ही शुरुआत की। डायमेंशनल लीडर बोर्ड, वह युद्ध जो सेक्टर के बाद सेक्टर ध्वस्त हो गया, और नॉक्स के बारे में कुछ खबरें जो डेमियन द्वारा रोके गए ज्ञान के धन को बड़े पैमाने पर दर्शाती हैं। सैपिएंटिया कबीले के प्रतिनिधि ने बोलते समय उसके द्वारा कही गई हर बात को एक जेड स्लिप पर नोट कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह स्थिर रही, लेकिन जब वह उन्हें बंद रखने की कोशिश कर रही थी तो उसकी पलकों के हिलने से यह स्पष्ट हो गया कि वह आश्चर्यचकित थी। मैं परिषद से परामर्श करूंगी, लेकिन इस एक्सचेंज को आपको उच्च मंजूरी देनी चाहिए, उसने अपनी बात समाप्त करने पर कहा। यह एक संक्षिप्त व्यावसायिक बातचीत थी और उन्होंने केवल वही कहा जो कहा जाना आवश्यक था, लेकिन यह पर्याप्त था। प्रतिनिधि चला गया और डेमियन उसके लौटने का इंतजार करने लगा। ठीक है। वह शांत था। वह शांत था। वह शांत बना हुआ था। लेकिन यह कठिन था। वह यह सब खत्म करना चाहता था। वह आगे बढ़ना चाहता था, मजबूत होना चाहता था और उस बिंदु पर पहुंचना चाहता था जहां इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं रह गया था। उन्होंने इसे बहुत मिस किया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जब तक वह गायब नहीं हो गया तब तक वह इसे कितना मिस करेगा। लेकिन अब वह उन्हें समझ गया है। शिखर पर खड़ा होना अद्भुत था। एक बार अनुभव हो जाने के बाद सुविधा को छोड़ना कठिन था,
इसलिए भले ही यह बर्बाद प्रतिभा और क्षमता की कीमत पर आया हो, वह समझ गया कि उन निचले ब्रह्मांड डेमिगॉड्स ने स्वर्गारोहण से इनकार क्यों किया। हालांकि वह पहले से ही यहाँ था, उन्हें इससे गुजरना पड़ा, क्योंकि इन सीढ़ियों से गुजरने के बाद ही वह वापस उस जगह पहुंच सकता था जहां वह खड़ा होना चाहता था। इससे गुस्सा आ रहा है। यह अविश्वसनीय रूप से कष्टप्रद था। फिर भी उसने इसे बिना असफल हुए किया। और जैसे ही सैपिएंटिया कबीले के साथ उनका सहयोग अंततः स्थापित हुआ, उन्होंने उन्हें एक कार्य के साथ छोड़ दिया और प्रशिक्षण के लिए अपने रास्ते पर चले गए। उसके बाद 29 दिन और बीत गए और आखिरकार डेमियन का संचार उपकरण बज उठा। वह व्यक्ति जिसने कॉल किया, स्वाभाविक रूप से यह यूलिया वेरिटास थी। अध्याय 1369 मिशनरी 2। क्या आप तैयार हैं? उन 3 सरल शब्दों का गहरा अर्थ था। क्या वह 5 साल की गुलामी के लिए तैयार थे? लेकिन उनका उत्तर उतना ही संक्षिप्त था। हाँ, उसने खुद को बहुत पहले ही मानसिक रूप से तैयार कर लिया था और वह इस पल के आने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, मैंने आपके दायरे में कहीं एक स्थान चिह्नित कर लिया है। इसे ढूंढिए और 3 दिनों के भीतर उस तक पहुंचिए। यह आपका पहला काम है। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। इससे अधिक कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद को साबित करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतना अच्छा होना होगा। डेमियन ने अपनी आंखें घुमाईं। समझ गया। मुझे अब भी कमतर आंका जा रहा है। 3 दिन। यह हास्यास्पद है। डेमियन ने वहां कॉल काट दिया। उसे अधिक कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वह कहती है कि यह मेरे दायरे में है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो मैं पहले से ही वहां हूं या यह 1 अरब किलोमीटर दूर हो सकता है। और जब वह कहती है कि उसने इसे चिह्नित कर लिया है, तो क्या मैं किसी संरचना या मनाधारित चीज की तलाश में हूं? ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह चाहती थी कि वह इसे स्वयं ढूंढे, तो यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वह पहचान सके। उन्होंने सबसे पहले अपनी जागरूकता फैलाई। एक पल में सैकड़ों लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, और जैसे ही उसने अपने दिमाग में आने वाली सभी सूचनाओं को खंगाला, उसे तुरंत पता चला कि जो कुछ भी वह खोजना चाहता था वह वहां नहीं था। हालांकि सुराग थे। वह मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। हर जगह मार्कर थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। वे सभी उसकी धारणा में स्पष्ट थे, और यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह प्रत्येक के पास जाकर देखे कि क्या वह निर्दिष्ट स्थान है। हालांकि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए? वह घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ जमीन पर रख दिया, जिससे उसने प्राचीन युद्ध क्षेत्र में विकसित की गई क्षमता को सक्रिय कर दिया। पूर्ण धारणा। उस समय उनके पास केवल आंशिक अस्तित्व कानून था। इसके साथ ही वह संपूर्ण प्राचीन युद्ध क्षेत्र की खोज करने और प्राचीन संप्रभु जैसे मायावी व्यक्ति के निशान ढूंढने में सक्षम था। तो अब क्या होगा? वह अधूरा कानून अब एक प्राधिकरण बन गया था। यह पूर्ण तो नहीं था, लेकिन यह उस समय उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। जब उसने पूर्ण बोध की स्थिति में प्रवेश किया, तो वह न केवल पृथ्वी के साथ बल्कि मन के साथ भी एक हो रहा था। उनका आध्यात्मिक शरीर पूरे वातावरण के साथ एक हो गया, और उनकी धारणा स्वर्गीय व्यवस्था की हो गई। कश, लानत है। उसका दिमाग तुरंत सूचनाओं से भर गया। उसकी नाक से खून धुंध के बादल की तरह बहकर उसके कानों और आंखों से बहकर बाहर आ गया। बहुत ज्यादा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
चाहे वह विभिन्न पाश्विक समाजों में सतह के नीचे क्या हो रहा था या आसमान में क्या हो रहा था, जहां कुछ चुनिंदा जातियों ने अपना घर बना लिया था, उसने यह सब देखा। यह बहुत ज्यादा था। स्वर्गीय दुनिया विशाल थी। मृत्यु का उल्लेख पहले ही किया जा चुका था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे डेमियन ने हर बार कुछ नया करने पर उस भव्यता की वास्तविक सीमा देखी थी। उसने अपनी इच्छा से कहीं अधिक देखा, क्योंकि वह अपनी धारणा की सीमा को सीमित करना भूल गया था। सैकड़ों लाखों से वह तुरंत सैकड़ों अरबों किलोमीटर तक पहुंच गया। व्यावहारिक रूप से आधा पूर्वी क्षेत्र उसकी मुट्ठी में था। वहां बहुत सारी दिलचस्प चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे अपना खोज दायरा सीमित करना होगा। वह अभी तक इस स्तर की धारणा से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं था, न ही उसे वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता थी। हालांकि मुझे निश्चित रूप से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यदि मैं इतना अधिक अनियमित देख सकता हूं, तो मुझे सैपिएंटिया कबीले से जितना मैंने मूल रूप से सोचा था उससे कहीं अधिक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी उन्होंने अपनी जागरूकता को 10 अरब किलोमीटर के दायरे में घेर लिया। वह सबसे बड़ी बात थी जिसे उसका दिमाग संभाल सकता था। अब अगर मैं यूलिया के अस्तित्व के केवल निशानों को छानूं, जहां जहां उसने निशान छोड़े थे वे सभी उसके सामने प्रकट हो गए। उसने उनमें से एक एक को छान डाला। वह इसे सूचना के रूप में प्राप्त करने के बजाय सीधे देख सकता था कि वहां क्या था, इसलिए उसके लिए यह पता लगाना आसान था कि क्या दिखावा था और क्या सच था। अंत में 3 स्थान थे जिन्होंने उसका ध्यान खींचा। पहला कहीं न कहीं बीच में एक कुलदेवता है, दूसरा एक खाली भूमि है जिसमें एक सक्रिय अंडरवर्ल्ड है, और आखिरी छायादार पात्रों का एक अड्डा है। चूंकि वह ठीक से नहीं जानता था कि वह क्या खोज रहा है, यह वास्तव में उन स्थानों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरा पेट मुझे बताता है कि यह तीसरा है। यह भाड़े के लोगों के लिए एकदम उपयुक्त जगह थी, एक बार जहां केवल वे लोग ही रह सकते थे जो ऐसी नौकरी की आजादी चाहते थे। चलो फिर सीधे चलते हैं। यह लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था, एक पूरी तरह से यादृच्छिक दूरी। प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के साथ 10 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने और प्रत्येक टेलीपोर्टेशन को लगभग 1 सेकंड का समय लगने के कारण डेमियन को दरवाजे तक पहुंचने में केवल 10 मिनट लगे। उसने उसे खोला और अंदर चला गया। माहौल उपद्रवी था। जो लोग एकत्र हुए थे वे सभी मूर्ख व्यक्ति थे जिन्हें सामाजिक रीति रिवाजों का पालन करने की परवाह नहीं थी, यदि इसका मतलब यह था कि वे स्वयं हो सकते थे। वे सभी अलग अलग नस्लों से थे। उनमें इतने अजीब व्यक्तित्व और दिखावे थे कि अजीब शब्द अप्रासंगिक हो गया। यह एक ऐसी जगह थी जिसे यूलिया जैसे रुतबे वाले लोग आमतौर पर इससे बचते थे, इसे असभ्य कहते थे। लेकिन डेमियन ने इस तरह के माहौल की काफी सराहना की जहां हर कोई अपने साझा जुनून के कारण मतभेदों की परवाह किए बिना एक ही कमरे में रह सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि यह दूसरों के लिए कैसा है, लेकिन यूलिया निश्चित रूप से यहाँ फिट होगी। डेमियन भाड़े के सैनिकों से भरी कई टेबलों के पास से गुजरा, जिन्होंने उसके गुजरते समय उस पर नजरें गड़ा दीं और बार में बैठ गए। बारटेंडर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गया। अवांछनीय क्या आप नहीं हैं? डेमियन ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप ऐसी जगह पर रहने के लिए कुछ ज्यादा ही प्राचीन दिखते हैं। डेमियन ने अपनी भौं उठाई और खुद को देखा। क्या स्वच्छता एक समस्या है? या शायद मैं बहुत हद तक एक रईस जैसा दिखता हूं? उसने अपने कंधे उचकाए। मुझे नहीं लगता कि बारटेंडरों को इस तरह की गंदगी की परवाह करनी चाहिए।
बस मुझे कुछ अच्छी शराब परोसें और अपने रास्ते पर चलें। हम बारटेंडर ने एक पल के लिए डेमियन को घूर कर देखा और फिर खुद से आह भरी और जैसा उसे बताया गया था वैसा ही करने लगा। जैसे ही डेमियन के ऑर्डर के अनुसार पेय आया, कोई उसके बगल में बैठ गया और अपने स्वयं के पेय का ऑर्डर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप क्या सोचते हैं? डेमियन ने शराब का एक घूंट पीते हुए कहा। यह जल गया और पेशाब का स्वाद खराब था। यह उस शराब की तरह नहीं थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन इसका अपना आकर्षण था, जैसे खून से लथपथ युद्ध के मैदान में एक बर्बर योद्धा का। जब आप कम आंकने के बारे में बात करने लगे तो मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई, लेकिन 10 मिनट मेरी उम्मीद से परे थे। उसके बगल वाली महिला अपने पेय का एक घूंट लेते हुए बोली, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हम पहली बार कब मिले थे? यह मेरे लिए सामान्य है। अहंकारी लड़का। क्या इसीलिए आपने मुझे नहीं चुना? N0V3 LTR0V ने N0V3 LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। टॉचे। डेमियन और यूलिया बार में बैठे और अपना पेय समाप्त किया जैसे कि वे नियमित ग्राहक हों, लेकिन उनके बीच एक मूक युद्ध चल रहा था। उनके बीच एक ठेकेदार का रिश्ता था जो एक दास अनुबंध के करीब था, लेकिन डेमियन ने एक दास की तरह व्यवहार करने से इनकार कर दिया। यूलिया इसका सम्मान करती थी, लेकिन उसे यह भी उम्मीद थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम करेगा जो आदेश ले रहा था, क्योंकि वह भाड़े के सैनिकों की एक टीम में वाइल्ड कार्ड नहीं डाल सकती थी, जिनकी अपनी पदानुक्रमित संरचना थी। डेमियन उसे जो दिखाना चाहता था वह यह था कि उसे एक टीम जैसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी, और हालांकि उसे यह पसंद नहीं था, उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार वह जीत गए। हाँ, जो भी हो, द डेन में आपका स्वागत है। अब से आप यहीं पर अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और वह आदमी। यूलिया ने आंखों से बारटेंडर की ओर इशारा किया। वही है जो हम दोनों के बीच बिचौलिए का काम करेगा। डेमियन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर चूंकि अब आप यहां हैं तो मैं मान रहा हूं कि आप मुझे पहला स्वयं ही दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मैं दीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होता तो कोई मजा नहीं होता। वह। डेमियन भौंचक्का रह गया। बार में हवा अचानक बदल गई और सभी की निगाहें उस पर थीं। यूलिया ने कहा, यह आसान है। वह खड़े होते ही मुस्कुरा दी और चलने लगी। या तो यहां सभी को हराओ और अपना रास्ता बनाओ, या हार जाओ और मेरे तरीके से काम करो। उसने बार का दरवाजा खोला और उसे आखिरी बार देखा। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक चतुर थीं। तो ठीक है, शुभकामनाएं। टकराना। दरवाजा बंद हो गया और पूरे बार में जानलेवा इरादा फैल गया। अच्छा, डेमियन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग यह नहीं जानते होंगे, लेकिन इस तरह भाप छोड़ना मेरे पसंदीदा शगलों में से एक है। वह थोड़ा आगे बढ़ा और भीड़ की ओर मुड़ गया और उनकी आभा से मेल खाने के लिए अपनी आभा बढ़ा दी। वे लड़ना चाहते थे। फिर वह उन्हें ऐसी लड़ाई देगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। इस समय यह उनका हस्ताक्षरित वाक्यांश बन रहा था, इसलिए उन्हें इसे कहने की आवश्यकता महसूस हुई। मेरे पास आओ, कुतिया। अध्याय 1370 भाड़े के सैनिक 3। ठीक है, यह वही है। डेमियन ने अपने हाथ झाड़े और बार की ओर चला गया। पिछला वाला थोड़ा निराशाजनक था। इस बार मेरा एक प्रयास कैसा रहेगा? उसने अपनी स्प्रिट शराब निकाली और अपने लिए एक गिलास डाला। बारटेंडर की ओर देखा, जिसने आह भरी और अपना गिलास भी उठा लिया।
जैसे ही दोनों ने अपने पेय का आनंद लिया, उन्होंने अपने पीछे के दृश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक बार जो टूटे हुए शरीरों से भरा था। कोई भी मरा नहीं था, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था जिसकी कम से कम 5 हड्डियां न टूटी हों। सबसे बुरे लोग चोटों से भरे हुए थे और विभिन्न स्थानों से खून रिस रहा था। वे कम से कम कुछ दिनों तक बेहोश रहेंगे। बाकी ठीक है, जबकि वे उससे बेहतर कर रहे थे, फिर भी वे कराह रहे थे और अपने घावों को इतना अधिक दर्द में दबा रहे थे कि किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कम से कम यह तो कहना ही होगा कि यह एक आसान लड़ाई थी। लड़ाई इतनी आसान होने के कारण इसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी, और स्वाभाविक रूप से यह तेज भी था। यूलिया ने अपने चेहरे पर उसी आश्चर्यचकित भाव के साथ बार में फिर से प्रवेश किया जो डेमियन से मिलने के बाद से उसके चेहरे पर हमेशा रहता था। क्या तुम्हें जल्दी खत्म करने की आदत है या कुछ और? केवल तभी जब मुझे जरूरत हो। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अन्य स्थितियों में मुझे वैसी ही समस्या नहीं होगी। मैं सहमत हूं। वह मेरा बुरा था। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हो सकता है कि वह एक सेकंड के लिए भूल गया हो या नहीं कि यूलिया एक महिला थी, लेकिन ऐसा कहने से शायद वास्तव में उसकी हत्या हो जाएगी। इसके अलावा यह बहुत आसान था। वह मूर्ख नहीं है, इसलिए वह निश्चित रूप से जानती थी कि मैं कुछ कहूंगा। डेमियन ने अपना सिर हिलाया और इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी काफी परीक्षा ली गई है और मैं इससे थोड़ा थक गया हूँ। हमारा सारा बेकार सामान खत्म हो गया है ना? यूलिया ने आंखें घुमा लीं। वह उसके अहंकार की प्रशंसक नहीं थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि यह जरूरी था। हाँ, मैं अब आप पर संदेह नहीं करूंगा। आपका पहला कार्य सरल होगा, लेकिन समय के साथ यह कठिन होता जाएगा, इसलिए तैयार रहें। सहज रूप में यूलिया ने थोड़ा सिर हिलाते हुए देर करना बंद कर दिया। उन्होंने कार्य को एक ही बार में सरल और जटिल दोनों तरह से समझाया। कार्य अपने आप में सरल भाग था। यूलिया ने बिना वजह डेमियन का परीक्षण नहीं किया। यह अध्याय पहली बार VL1N प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे उसकी क्षमताओं का आकलन करने की आवश्यकता थी ताकि वह उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सके। इन परीक्षणों के माध्यम से उसे पता चला कि डेमियन एक ऑलराउंडर था। उसके पास गति की गति से कहीं अधिक गति थी, सर्वेक्षण और खुफिया क्षमताएं थीं जो उसकी शक्ति के स्तर के बीच सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थीं, और लड़ाकू शक्ति थी जो खुद की रक्षा करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकती थी। वह काफी हद तक एक धोखेबाज चरित्र का व्यक्ति था। निचले ब्रह्मांड में उन्हें जिन संघर्षों से गुजरना पड़ा, उन्होंने उनमें कोई कमजोरी नहीं आने दी। जो कुछ उसके पास था वह समय के साथ ठीक से ठीक हो गया था, और अब जब वह इस तरह के स्तर पर पहुंच गया था तो उसे वास्तव में केवल अपनी क्षमताओं में ही विकास की आवश्यकता थी। फिर भी चूंकि डेमियन का उपयोग किसी भी प्रकार के मिशन में किया जा सकता था, यूलिया के पास वास्तव में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि ये 5 साल कैसे गुजरेंगे। उन्होंने कहा, पहला काम एक सरल सूचना एकत्रीकरण मिशन है। वह एक सदस्यीय सेना थी। जिन कार्यों के लिए उसे आमतौर पर कई टीमों का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी, वह उसके द्वारा त्वरित उत्तराधिकार में किए जा सकते थे। यूनिक्स रियासत में जाएं और वहां सत्तारूढ़ शक्तियों की जांच करें। वहां बड़े कुलों के रैंकों में राक्षसी ताकतों की घुसपैठ के बारे में विद्रोह और अफवाहों की खबरें आई हैं। सत्यापित करें कि क्या सत्यापित करने की आवश्यकता है और वापस आने से पहले बाकी को अस्वीकार कर दें। आपके पास 1 महीना।
इस भाग को अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। यह काफी सरल और सीधा था। जटिल भाग इसके बाद आया। यह पश्चिमी क्षेत्र के मामलों का सारांश था। डेमियन को जो कुछ जानने की जरूरत थी, न केवल उस रियासत के बारे में जहां वह जा रहा था, बल्कि उसकी पड़ोसी शक्तियों और कार्डिनल क्षेत्र में होने वाले बड़े और छोटे संघर्षों के बारे में, उसे तब तक टुकड़े टुकड़े करके समझाया गया जब तक कि उसे पूर्वी की स्पष्ट समझ नहीं हो गई। संपूर्ण क्षेत्र। ठीक है, यह काफी आसान लगता है। क्या मैं काम पूरा हो जाने पर वापस यही रिपोर्ट कर दूं? उसने पूछा। मम्मा, आपके पास जो भी जानकारी है उसे सेबस्टियन को भेजें। आप भरोसा कर सकते हैं कि वह मुझ तक पहुंचा दी जाएगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। डेमियन ने उत्सुकता से बारटेंडर की ओर देखा, जिसका नाम जाहिर तौर पर सेबस्टियन था। मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह का व्यक्ति है जो उसे इस तरह की गारंटी दे सकता है। लेकिन जैसे ही उसे वह जिज्ञासा हुई, उसने कंधे उचकाए और उसे छोड़ दिया। यह मेरी समस्या नहीं है। वह काफी समय पहले एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जहां उसने उन चीजों की परवाह करना बंद कर दिया था जिनकी उसे परवाह करने की जरूरत नहीं थी। यूलिया ने जाने के लिए खड़े होते हुए कहा, मैं आपके काम का इंतजार करूंगी। हाँ, इसके लिए तत्पर हूं, डेमियन ने विदाई देते हुए आत्मविश्वास से उत्तर दिया। बिना कुछ कहे वह बार से गायब हो गया। वह पहले से ही जानता था कि उसे कहाँ जाना है। यूलिया को स्टारशिप पर जो पहला टोकन मिला, वह आखिरकार पूर्वी क्षेत्र के लेआउट के बारे में अविश्वसनीय रूप से विस्तृत था। तडेन में केवल यूलिया और सेबेस्टियन बचे थे, साथ ही भाड़े के सैनिक भी थे जो पहले मिली पिटाई के बाद अब होश में आ रहे थे। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? यूलिया ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह खतरनाक है, सेबस्टियन ने तुरंत उत्तर दिया। खतरनाक हो? यूलिया मुस्कुराई। शायद डेमियन को यह पता नहीं था, लेकिन वह वही थी जिसने सेबस्टियन को काम पर रखा था। वह उसकी क्षमताओं को किसी और से बेहतर जानती थी। उसके लिए किसी को खतरनाक कहना। क्या तुम जीतोगे? सेबस्टियन भौंचक्का रह गया। उसने बार पर रखे कप की ओर देखा, जो अभी भी स्पिरिट शराब से आधा भरा हुआ था जिसे डेमियन ने उसके लिए डाला था। मुझे नहीं पता। वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। डेमियन ने भाड़े के सैनिकों से भरे बार को हराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और जो लोग अभी बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। उनमें से कुछ की पूर्वी क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा थी, उनमें से कुछ के नाम कई प्रमुख क्षेत्रों में गूंजते थे, जबकि कुछ अज्ञात थे, लेकिन संयुक्त रूप से अन्य दो समूहों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वे ऐसे पात्र नहीं थे जिन्हें 5 मिनट के बाद टुकड़ों में छोड़ दिया जाना चाहिए था, विशेषकर तब नहीं जब उनमें से 30 से अधिक लोग एक साथ काम कर रहे हों। डेमियन वॉयड। यूलिया की आंखें अजीब तरह से सिकुड़ गईं। मुझे लगता है कि वास्तव में हमारी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यूलिया को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा था और उसे सेबेस्टियन के अनुभव पर भरोसा था। जब दोनों चीजें एक हो गईं और इस बात पर सहमत हो गईं कि एक आदमी जो कहीं से भी प्रकट हुआ था वह पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी महान था, तो उसकी मदद करने का सवाल ही महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। वॉयड पैलेस के संघर्षों में शामिल होना कुछ ऐसा था जो वेरिटास कबीला पहले से ही करने की योजना बना रहा था। डेमियन की मदद करने का मतलब सीधे तौर पर शामिल होना था, और 5 साल की दास्तां के बदले में ऐसा करके यूलिया वास्तव में कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह सकारात्मक रिश्ता बनाना चाहती थी, क्योंकि जबकि डेमियन को यह नहीं पता था, उसके महत्व को उन लोगों ने पहले ही समझ लिया था जिन्होंने लंबे समय तक उसके साथ बातचीत की थी।
केवल यह तय करना बाकी रह गया था कि वे उसके साथ खड़े होंगे या उसके खिलाफ। और वेरिटास कबीले पर कोई बुरा प्रभाव नहीं था, बल्कि वे ऐसे लोग थे जो धार्मिकता के प्रति पूर्ण अनुरूपता रखते थे, चाहे हम उनके पीछे खड़े हों या उनके बगल में खड़े हों। यूलिया के होंठ मुड़ गए। हम इतिहास के सही पक्ष पर होंगे।